Anybody? One of you should Sir, tell me. reservation of jobs for locals. All right. So, reservation of job for locals. What is the background of this article? Let somebody else. Nadeem, can you answer this? आपने ये नहीं पढ़ा, ये articles नहीं पढ़े ना? No, sir. अच्छा, तो अखबार पढ़ते हैं नदीम? Do you read newspapers? Yes, sir. Now I am reading Hindi newspaper nowadays because I am in. It doesn't really matter whether Hindi or English. Yes, Same sir. news appears in all the Yes. newspapers. Yes, sir. Daily I अभी am reading. आपने कुछ पढ़ा इसके बारे में कि हरियाणा सरकार ने एक फैसला किया है कि वो अपने यहाँ जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं वो 75% जॉब्स लोकल लोगों के लिए, हरियाणवी लोगों के लिए रिजर्व कर देंगे। ये पढ़ा है आपने अखबार में? हाँ सर, समझ में नहीं आया था जी नहीं, नदीम साहब से पूछ रहा हूँ मैं तो, अभी नदीम साहब से बात हो रही है। Yes, sir. पढ़ा था आपने? अच्छा, सर नहीं पढ़ा सर। नहीं पढ़ा। अच्छा चलिए, तो आपने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। किसने पढ़ा ये अखबार में? Who has read this in a newspaper, Hindi or English or whatever? Amina, Amreen, one of you, please tell me, you have read this news in a newspaper? पढ़ी थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया था, मैंने सही से पढ़ा नहीं था। नहीं, आर्टिकल के नहीं पूछ रहा हूँ, के बारे में पूछ रहा हूँ। आर्टिकल तो अलग है, मैं आर्टिकल के बारे में नहीं पूछ रहा, आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। ये न्यूज आपने पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी कि हरियाणा गवर्नमेंट ने? ये पढ़ी थी मैं। ये पढ़ी थी, चलिए अच्छा, आपने पढ़ी थी, बहुत अच्छी बात है। इससे पहले एक स्टेट और है जिसने कि ऐसा ही एक फैसला किया था अपने लोकल लोगों के लिए, अपने स्टेट के लोगों के लिए प्राइवेट जॉब्स में रिजर्वेशन करने के लिए। वो उसका नाम कोई बताया आप 5 लोगों में? एमपी सर, एमपी। बिल्कुल नहीं, एक अटेम्प्ट और दे रहा हूँ, एमपी नहीं। चलिए एक अटेम्प्ट, लास्ट अटेम्प्ट और दे रहा हूँ, तीसरा। सर झारखंड। जी, अगर आप लोगों में से आर्टिकल पढ़ा होता है जो मैंने भेजा था, जहाँ बहुत छोटा सा आर्टिकल है, अगर इसको आप A4 साइज के कागज पर टाइप करें तो शायद आधा पेज में आ जाएगा, हो सकता है आधे से पेज से कम में भी आ जाएगा, मगर फिर भी आप जैसे बिजी लोगों को वक्त नहीं मिला कि आप पढ़ पाते। चलिए कोई बात नहीं, मेरी बदनसीबी है। अगर आप सब लोग पढ़ लेते तो फिर मुझे बताने को क्या बचता, ये भी तो बात है ना। चलिए, वो स्टेट का नाम है आंध्र प्रदेश। अभी कुछ महीनों पहले आंध्र प्रदेश ने भी ऐसा ही डिक्लेरेशन किया। अली आर्टिकल पर हम जाएंगे, मगर उससे पहले आप अपने व्यूज बताइए कि ये जो फैसले इन दो स्टेट्स ने किए, फिर से दोहरा रहा हूं कि वो जो प्राइवेट कंपनियां in these two states, they have been directed by the state government, or they are going to be directed by the state government to reserve seats for locals. Locals means people from that state. In Andhra Pradesh, for people of Andhra Pradesh. In Haryana, it is for people of Haryana. Right? What's wrong with this decision? इसमें क्या खराबी है? कोई खराबी नजर आती है आपको? नदीम साहब, कॉमन सेंस से बताइए, क्या खराबी है? यस सर, बताइए। लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, आप उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी किसी में बोल सकते हैं। यस सर। मुझे बताया गया कि कुछ बच्चे अंग्रेजी नहीं आते, इसलिए मैं खूब उर्दू हिंदी भी बोलता हूँ। बात समझ में आना चाहिए। असली मकसद हमारे लेक्चर का ये है कि आपको कंटेंट मिले। ये अंग्रेजी का क्लास नहीं है, अंग्रेजी सुधारने के और बहुत से मौके हैं आपके पास। और आप कहें तो मैं 100% अंग्रेजी बोलूं। जी फरमाइए नदीम साहब, क्या खराबी? अगर हम किसी पर्टिकुलर स्टेट में बैरियर लगा देते हैं कि पर्टिकुलर स्टेट के पीपल्स ही जॉब करने के लिए जॉब कर सकते हैं, if we are reserving 75% or more than 50%, whatever, हाँ, तो उसमें क्या खराबी है? रिजर्वेशन में क्या खराबी है? क्या बुराई? सर इसमें बुराई ये होगी कि जो दूसरे स्टेट के लोग हैं सर,
if they are trying to approach their state, on that time they are उन लोगों को सर मौका नहीं मिल पाएगा सर, एक चीज तो ये है सर। तो वो कहेंगे और- कि भाई ठीक है, अब अपनी अपनी स्टेट में जाओ, यूपी वाले यूपी में जॉब करो, बिहार वाले बिहार में करो, हमारे यहाँ आंध्र प्रदेश में और हरियाणा में क्यों आ रहे हो? का ये जवाब देगी स्टेट गवर्नमेंट। सर अगर हम सेंट्रल लेवल पे देखते हैं कि वी आर वो गवर्निंग कहेंगे सेंट्रल लेवल पे देखने की बात सेंटर से बात करिए, हमसे क्यों कर रहे हैं? हम तो स्टेट गवर्नमेंट हैं, हमारी जिम्मेदारी तो अपने स्टेट के लोगों की है। आई एम जस्ट प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट। और कोई एनीबॉडी एल्स? Yes, sir. अच्छा बोलिए, प्लीज बोलिए। Sir, firstly, this step will promote regionalism and hamper the national unity of the country. गुड। Sir, sir, this step is only taken for the political gain. So, Right. what Very, I very suppose. very valid point. Or, Very sir, there may be various steps can be taken in order to ensure the economic progress of a particular state. That can be education, that can be skill. मेरी रिक्वेस्ट है कि अब आप रुक जाइए, मैं और लोगों को मौका देता हूँ। हाँ, आपने whatever you said make sense to me. So thank you very much. Thank you, sir. I'm not getting your name. Sir, Go on. Amina Sayed. Amina Sayed. Sayed. Amina. Yes. Thank you, Amina. Thank you. Thank you, sir. अमरीन, आप कुछ बताइए। सर ये जो है ये तो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन लगता है, जहाँ एक तरफ कहते हैं कि इंडिया में हर इंसान थोड़ा बोलिए, आपकी आवाज थोड़ा कट के आ रही है। फ्रीडम। हेलो, हाँ प्लीज स्पीक अप, जस्ट जी। ये जो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन लगता है, एक तरफ तो ये राइट है, कहते हैं कि जो है इंडिया में इंसान कहीं भी रह सकता है, जॉब कर सकता है, और एक तरफ ये कह रहे हो कि अपने सिर्फ लोकल बंदे को ही जॉब दो। नहीं, अगर वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को फायदा बना। अमरीन बोल रही है ना, अमरीन? जी। अमरीन देखिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन का अगर वायलेशन आप कहेंगी तो अगला सवाल आपसे होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस प्रोविजन का वायलेशन है? फंडामेंटल राइट में सर। फंडामेंटल राइट ये नहीं है कि आप हर जगह आपको नौकरी मिले। फंडामेंटल राइट आपका कोई राइट्स में ये है? देखिए, अगर ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता तो इतनी बड़ी गलती स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती। तो कोई किसी, जहां तक मुझे पता है, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का वायलेशन नहीं है इसमें। और कुछ सोचिए, और कुछ बताइए। सर वो अपने स्टेट की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको मजबूत करने के लिए ऐसा प्रोविजन कर रहे हैं। वहाँ ठीक है, ये लोकल तो आप जो मुझे बता पब्लिक है रही उनको खुश हैं। करने ये बात के लिए। आपसे पहले भी किसी ने कही थी और ये बात बिल्कुल ठीक है। ये इसका पीछे जो रीजन है वो बेसिकली पॉलिटिकल है, लोगों को खुश करना कि देखो तुम्हारे लिए मैंने जॉब रिजर्व कर दी, जिससे कि उस पार्टी को वोट मिल जाए। लेकिन हम पूछे उससे खराबी क्या है, उसमें प्रॉब्लम क्या है? आप क्या इतराज करेंगे? तो सर उसमें एतराज यही है कि जो है कोई अगर यहाँ पे नहीं सेट हुआ, वो आंध्रा जाके अभी किसी भी स्टेट में जाके वो जॉब कर सकता था, अपनी जिंदगी जी सकता था, लेकिन उस चीज को उन्होंने वो कट कर दिया है वहाँ पे अपने फायदे के लिए। चलिए ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस आर्टिकल की तरफ। चलिए, थैंक यू अमरीन। तो नाउ लेट मी गेट इनटू द आर्टिकल। ये आर्टिकल एक्चुअली एक नेशनल न्यूज़पेपर का एडिटोरियल है इस टॉपिक के ऊपर, छोटा सा एडिटोरियल। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि नंबर 1 कि हरियाणा ने पिछले 20-30 सालों में बहुत तरक्की की। हरियाणा हैज डन वेरी वेल एंड इट हैज शोन अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक डायनामिज्म। आपको पता होगा कि हरियाणा और पंजाब ये अमंग द टॉप मोस्ट डेवलप्ड स्टेट्स में इनकी गिनती होती है। इनकी पर कैपिटा इनकम भी वन ऑफ द हाईएस्ट रहती है कंट्रीज में, अगर इंटरस्टेट कंपैरिजन करें आप, राइट? तो हाउ हैव दे डेवलप्ड? दे हैव डेवलप्ड मेनली बिकॉज ऑफ इन्फ्यूजन ऑफ टैलेंट फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। इन्होंने अपने स्टेट से अपने दरवाजे खोले और बाकी स्टेट्स के जो बेस्ट टैलेंट था उसका इस्तेमाल किया और उस इस्तेमाल के बेसिस के ऊपर इन्होंने तरक्की की।
और अब उसी टैलेंट के लिए दरवाजे बंद कर देंगे तो फिर उनके स्टेट की तरक्की रुक जाएगी कि नहीं रुक जाएगी? इसका मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको इस बात की परवाह नहीं है कि स्टेट की तरक्की हो या ना हो, वो सिर्फ लोगों को खुश करके वोट लेना चाहते हैं। ये बात समझ में आ रही है कि जिस रिसोर्स को इस्तेमाल करके उन्होंने तरक्की किया है, ये मैं वो नहीं कह रहे और ना मैं कह रहा हूं कि यही एक रीजन था उनकी तरक्की का। उनकी तरक्की में और भी फैक्टर्स रहे होंगे, मगर एक फैक्टर ये भी था कि बाहर के लोगों को का जो बेस्ट अवेलेबल टैलेंट था। और यही आर्ग्यूमेंट आप इन जनरल भी दे सकते हैं। यू कैन से दैट द डेवलपमेंट ऑफ ए स्टेट और इवन ऑफ ए कंट्री डिपेंड्स ऑन द यूज ऑन द डिप्लॉयमेंट ऑफ द बेस्ट अवेलेबल टैलेंट। हम लोग अनफॉर्चुनेटली दुनिया के और मुल्कों के लोगों को अपने यहाँ आने के लिए थोड़ा बैरियर्स रखते हैं, कहीं कहीं अलाउ भी करते हैं। अगर सारी दुनिया जैसे अमेरिका है, यूके है, आप क्या समझते हैं टोटली अपने दम पर तरक्की किया उन्होंने? नहीं। आज तो ये वो क्या बोलते हैं वो कौन सी वैली है यूएस की, भाई नाम दीजिए उसका? सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली में कौन चला रहा है? इंडियंस, चाइनीज और दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज के लोग। ये सही है कि बिग ब्रेन्स और उनके मालिक को पैसा लगाने वाले अमेरिकन होंगे, लेकिन सिलिकॉन वैली में या और जो नासा है या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, उनकी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो चल रहे हैं, उसके अंदर सबका कोऑपरेशन है, मेनली चाइनीज और इंडियंस का, साइंटिस्ट का। इंडियंस का तो बहुत योगदान है। तो वो अक्लमंद लोग थे, उन्होंने अपने दरवाजे खोले और उस दरवाजे खोलने से वहां के बेस्ट टैलेंट दुनिया का लेकर के उन्होंने तरक्की की। और हरियाणा और आंध्र प्रदेश तो वो अनफॉर्चुनेट स्टेट्स हैं जो कि हिंदुस्तान के अंदर भी जो टैलेंट अवेलेबल है उसके लिए दरवाजा बंद कर रहे हैं। क्लियर? ये बात क्लियर हो गई। फिर दूसरी बात उन्होंने ये कही इसी आर्टिकल में कि इन्वेस्टर्स की जरूरत होती है हर स्टेट को, हर कंट्री को, कि बाहर से इन्वेस्टर्स आए और पैसा लगाएं। अगर बात हरियाणा स्टेट की हो रही है तो हरियाणा स्टेट को चाहिए कि उसको महाराष्ट्र के पैसे लोग भी आके वहां बिजनेस करें, वहां इंडस्ट्री सेटअप करें, और अमेरिका से भी लोग आए और जापान से भी लोग आए। तो वो जो लोग खासतौर से फॉरेन इन्वेस्टर्स, will they not be reluctant to come to a state where the availability of talent is restricted to only that state? Am I clear? If I am a foreign investor sitting in America and I'm an American and I'm interested in investing in India, I would be most reluctant to invest in Haryana, because in Haryana my company can employ only people from Haryana. Suppose it is quite possible that for the kind of skills I need for my factory that I want to set up in Haryana, the local talent is not enough. But talent is available in Mumbai, talent may be available in Delhi or Bangalore or Hyderabad, but the doors are shut. So as a foreign investors, I will say no, I will not invest in Haryana. Why not invest in Andhra Pradesh? Why not invest in Karnataka? Why not invest in Maharashtra? Point clear? So the first point was that the resource which Haryana used, the outside resource, the talent from other states, Haryana used to develop its own industry, its own business, its own trade. Now, if you are shutting down your doors to that talent, it will probably be a setback for your industry and for your trade and for your business. Point number 2, outside investors, particularly foreign investors, would be very reluctant to invest in a state where the availability of talent is limited or restricted to that state only. मैं अगर पैसा लगा रहा हूं और फैक्ट्री सेटअप कर रहा हूं हरियाणा के अंदर, मान लिया गुड़गांव में लगा रहा हूं, तो मैं तो चाहूंगा कि गुड़गांव के अंदर दिल्ली के लोग तो कम से कम आ सकें। मगर साहब वो जो रूल बन गया उसमें 75% लोग जो हैं सिर्फ लोकल होना चाहिए। हालांकि वो रिस्ट्रिक्शन शायद 50,000 तक की इनकम के लिए किया है, मगर किसी लेवल पर भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक। और क्या कहा उन्होंने? उनका इससे करप्शन फैल जाएगा। इस आर्टिकल में कहा गया कि इस रिस्ट्रिक्शन से करप्शन भी फैल जाएगा। करप्शन कैसे फैलेगा भाई? नदीम साहब बताइए। ये जो 75% सीट्स रिजर्व कर दी हैं या करने जा रहे हैं हरियाणा गवर्नमेंट वाले, इससे करप्शन कैसे हो सकता है?
सर करप्शन सर एक चीज होगी सर इसमें, अगर हम इनकेस एक कोई पर्सन अगर हरियाणा स्टेट का नहीं है और वो वहाँ पे जॉब करना चाह रहा है, तो उस कंडीशन में वो वहाँ का सर जो सर्टिफिकेट रहता है सर वहाँ के लिए पर्टिकुलर सर डोमिसाइल सर डोमिसाइल सर वो बनाने के लिए सर वो किसी भी तरीके से कोशिश करेगा कि वहाँ का डोमिसाइल मिले और वहाँ पे उसे जॉब करने की अपॉर्चुनिटी मिले, तो सर वो इलीगली सर उसे बनवाने की कोशिश करेगा। ठीक बात, बिल्कुल ठीक सर ये बात, करप्शन का एक ऑप्शन होगा। बिल्कुल ठीक बात। और क्या करप्शन पॉसिबल है, कोई और बताएगा? अमरीन, अमीना? Sir, lucrative practices can be adopted in order to fulfill their goals. सर bribe दे के जॉब लेना, सर ये वाली चीज हो सकती है क्योंकि अपने स्टेट में ही मिलेगी जॉब। ये माय क्वेश्चन इज कि ये जो रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, ये रिजर्वेशन कर रहे हैं 75% जॉब्स का लोकल्स के लिए, इससे करप्शन कैसे होगा? नदीम ने एक तरीका बताया करप्शन का, वो बिल्कुल मुझे ठीक लग रहा है। ये इस तरह का करप्शन मुमकिन है? और क्या करप्शन का हो सकता है बताइए? सर होगा, यहाँ पे तो हर जगह पे करप्शन ही है, बिना पैसा दिए कुछ होता ही नहीं है। जैसे नदीम ने स्पेसिफिक बताया, स्पेसिफिक बताइए इस रिस्ट्रिक्शन से क्या करप्शन हो सकता है? अरे भाई कॉमन सेंस लगाइए। सपोज करिए मैंने एक फैक्ट्री लगाई हुई है जिंद हरियाणा में है ना, जिंद में लगाई हुई है, ठीक, या हरियाणा के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में लगाई हुई है। अब मेरी फैक्ट्री में भाई सिर्फ 50% तो मैंने लोकल्स को दिया हुआ है और 50% दिया हुआ है बाहर वालों को। अब कोई इंस्पेक्टर किसी विभाग का आया चेक करने के लिए, उसने ये गलती मेरी पकड़ ली, तो मैं क्या करूंगा? उसे कहूंगा भाई ये ले पैसे और भूल जा इस बात को। वो भूल गया, चला गया। ये करप्शन नहीं पॉसिबल है? Yes, sir. या ये कि जो लोग हमने रखे हुए हैं, जैसा कि नदीम ने बताया, उन सभी लोगों से फेक सर्टिफिकेट ले लिए कि भाई अब आप यहीं के रहने वाले हैं, लोकल एड्रेस वगैरह उनके कागजात बनवा दिए। लोकल कागजात बनाना कोई मुश्किल बात नहीं होती है। चलिए इस पॉइंट पर ज्यादा टाइम ना वेस्ट करेंगे। अच्छा, आपने सुना होगा, सुना क्यों होगा, मैंने अभी शायद पिछले ही लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में। ये स्टेप जो है, ये रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर लोकल्स इन प्राइवेट कंपनीज, विल इट बी ए गुड थिंग फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ए बैड थिंग? इंडिया ने बहुत अच्छा किया है। अभी हमने पिछली बार ये बात पढ़ी थी, इस पर काफी बातचीत हुई थी कि this is one area ease of doing business where India has improved its performance tremendously from 142 rank to 63 rank in just 4 or 5 years. तो ये बताइए ease of doing business के मामले में ये स्टेप कैसा होगा? ये ease of doing business जी, anybody? It will be a bad step. So because productivity will hamper, marketability will hamper. ये वही है ना कि बिजनेस करने के मामले में ये एक बाधा है, रिस्ट्रिक्शन है, तो ईज को बढ़ाएगा नहीं, घटाएगा। और ये एक तरह से गवर्नमेंट की जो सलाहियत है, एबिलिटी है, उसका फेल्योर साबित करेगा कि आप जो है अपने यहाँ लोगों को प्रॉपर स्किल्स नहीं दे पा रहे, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट कर पा रहे जो वो compete कर सकें और लोगों से, बाहर के लोगों के साथ। तो आपके अपना टैलेंट जो है वो नाअहल है, यूजलेस है या कम अहल है, और इसलिए आप रिजर्वेशन करके उनकी नौकरियों को बचा रहे हैं। ठीक है, और आजकल की दुनिया में बेहतर होता है कि आप कॉम्पिटिटिव बने। अगर आइडियल तो ये है कि इंटरनेशनली, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बने, लेकिन अगर ग्लोबली नहीं बन सकते तो कम से कम नेशनल लेवल पे तो कॉम्पिटिटिव हो। कि अगर हरियाणा जो है वो बिहार से डरेगा और यूपी से डरेगा और महाराष्ट्र से डरेगा, तो फिर हरियाणा क्या करेगा? ठीक। जीएसटी की याद है आपको? जीएसटी के पीछे क्या आर्ग्यूमेंट दिया गया था? जीएसटी के बारे में सबसे बड़ा स्लोगन क्या था? वन कंट्री वन नेशन वन टैक्स, वन इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक, यही स्लोगन था ना? तो टैक्स के लिए तो पूरा भारत एक है, पूरा देश एक है।
फिर जॉब्स के लिए क्यों नहीं? तो जीएसटी की जो स्पिरिट थी उसका वायलेशन है इसके अंदर। और वैसे भी हमारे जो मार्केट के बैरियर्स हैं उसको दिन ब दिन तोड़ने की बात हो रही है कि जो भी बैरियर्स बनते हैं खत्म किया जाए, पूरा मुल्क एक मार्केट बने। जब हर चीज के लिए, जब प्रोडक्ट्स के लिए एक मार्केट है, जो सर्विसेज के लिए एक मार्केट है, और जैसा कि कई लोगों ने पहले भी कहा कि आप हिंदुस्तान में कहीं भी जा सकते हैं और रह सकते हैं, सेटल कर सकते हैं, तो फिर जॉब्स क्यों नहीं कर सकते? जॉब्स के लिए क्यों आप मार्केट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं? एक चीज याद करिए, इसी आर्टिकल में याद दिलाया उन्होंने, आर्टिकल 370 जो कि JNK के ऊपर लागू होता था, उसको डाइल्यूट किया गया। कुछ लोग समझते हैं कि उसको अबॉलिश किया, अबॉलिश नहीं किया गया 370 को, ना अबॉलिश किया गया ना अब्रोगेट किया गया। उसके बहुत से जो की प्रोविजन से उनको ड्रॉप कर दिया गया। आर्टिकल अभी भी है। तो आर्टिकल 370 के बारे में जो कुछ सरकार ने कदम उठाया अभी रिसेंटली, उसके लिए क्या आर्ग्यूमेंट दिया था? बहुत आर्ग्यूमेंट थे। एक आर्ग्यूमेंट ये था, वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स वाज दैट आर्टिकल 370 एंड 335A give special privileges to Kashmiris, and those privileges create a sense of alienation among them. It makes them feel as if they are not Indians, they are some citizens of another country or a different kind of entity. और उसी की वजह से वहां पर ये अलगाववादी विचारधाराएं जन्म लेती हैं। इसी वजह से 370 को 35A को 370 को डाइल्यूट किया गया और 35A को एब्रोगेट किया। ठीक है, तो अब वही, अब हरियाणा के अंदर फिर आप वही क्यों कर रहे हो? वाई, और आंध्र प्रदेश में क्यों कर रहे हो? वाई इज द गवर्नमेंट क्रिएटिंग प्रिविलेजेस फॉर द लोकल पीपल? जो आर्ग्यूमेंट 370 को डाइल्यूट करने, जो 370 के बारे में 35A के बारे में जो आर्ग्यूमेंट था, वो आर्ग्यूमेंट क्यों नहीं लगाते? इससे भी वहां अलगाववादी प्रवृत्तियां पैदा हो सकती हैं, जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज डेवलप हो सकती हैं। क्लियर? Sir, but in many cases, in many states, there is a need to give them, give separate communities the reservation. Like in case of Jharkhand, there are special tribes which are marginalized in the community, which need so reservation for their promotion and benefits in their particular states. Sir, if the state is not giving that particular state is not giving them the jobs, no one is going to accept them. So कोई इसका जवाब देगा? Anybody who wants to answer? Finally, I will answer this question. But anybody else who wants to answer this question? इन्होंने जो कहा उसमें कोई फ्लॉ दिखाई पड़ रहा है किसी को? इन्होंने ये कहा कि भाई कई स्टेट्स हैं जहां पर कि बहुत ही मार्जिनलाइज, पिछड़े हुए जनजातियां हैं, ट्राइब्स हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, वीकर सेक्शंस हैं, उनको अगर उनकी ही स्टेट शेल्टर नहीं देगी तो फिर क्या होगा? कोई जवाब देगा इसका? क्या इसमें इनके आर्गुमेंट में कोई कमी है? सर, अगर जिस पर्टिकुलर स्टेट के लोग हैं और सर वही खुद मार्जिनलाइज, मतलब वीकर सेक्शन है सर, अपने स्टेट में सर, वो उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है सर जॉब की, तो सर उन लोगों को सर ये करना चाहिए कि सर they need to connect with the other states and search the job in the other states also. They do not stop the other peoples to come in their state. अरे भाई, सबसे बड़ी मोटी बात यह है कि ये हरियाणा और जो आंध्र प्रदेश में जो रिजर्वेशन हुआ है, ये किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी वीकर सेक्शंस के लिए नहीं हुआ है जी। हरियाणा और आंध्र प्रदेश में जो रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स हुआ है, इट इज नॉट फॉर वीकर सेक्शंस, इट इज ओपन टू एवरीबडी इन द स्टेट। तो उसमें तो नेचुरली जो वीकर है वो तो पीछे रहेगा ही। जो उसके अंदर जो एडवांस कम्युनिटीज हैं वही फायदा उठाएंगी उसका, नंबर वन। एक और आर्ग्यूमेंट, अरे दूसरा आर्ग्यूमेंट ये है कि भाई जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, शेड्यूल्ड कास्ट हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, उनके लिए तो सेंटर की तरफ से रिजर्वेशन है पूरे हिंदुस्तान में। वो ज्यादा बड़ी चीज है या ये कि ये हर स्टेट जो है अपना अलग 1.5 ईंट की मस्जिद बनाए? अरे अगर स्टेट वाइज
ये रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा तो बेचारे जो वीकर सेक्शंस हैं उनकी अपॉर्चुनिटीज खाली उसी स्टेट में सिमट जाएंगी। पहली बात तो जो रिजर्वेशन ये हुआ है ये वीकर सेक्शंस के लिए नहीं हुआ है, ना शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वीकर सेक्शंस किसी का नाम नहीं लिया गया, सबके लिए खुला हुआ है, तो वो आर्ग्यूमेंट वहीं पे खत्म हो गया। दूसरी बात ये कि जो वीकर सेक्शंस हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन वीकर सेक्शन रिकॉग्नाइज करता है, और अब तो वीकर सेक्शन में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस भी आ गए जो अपर कास्ट हैं, इवन मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, वो सभी उसमें आ गए 10% के अंदर शायद, तो उनको पूरे हिंदुस्तान के अंदर मौके हैं। तो वो बड़ा मौका है ये झारखंड में आपने, अगर आपने सिर्फ उनको वो मौका दे दिया, अगर दे दिया, क्योंकि कोई दे नहीं रहा है, हरियाणा ने नहीं दिया उनके लिए, वो जनरल है। ठीक, क्लियर, आगे बढ़े। यस सर। अच्छा साहब, असली चीज ये है, क्रक्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट जो इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जॉब रिजर्व करने से वहां के लोगों का भला नहीं होना। लोगों का भला होना है, सबसे पहले एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को बढ़ाइए, स्किल्स डेवलपमेंट कीजिए, और वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने से फायदा होगा। ये आर्टिफिशियल बैरियर्स खड़े करके, जैसे रिजर्वेशन करके, भला नहीं होगा, बल्कि स्टेट का अल्टीमेटली नुकसान होगा। अगर स्टेट का डेवलपमेंट, तरक्की लिमिटेड टैलेंट के इस्तेमाल की वजह से रुक जाता है, इफ द प्रोग्रेस ऑफ द स्टेट इज हैम्पर्ड बाय रिस्ट्रिक्टिंग द इनफ्लो ऑफ टैलेंट फ्रॉम अदर स्टेट्स, then what will happen? The rate of economic growth of the state will suffer, and which will mean fewer jobs, fewer investments. और जो तो अल्टीमेटली स्टेट का फायदा होगा या नुकसान होगा? अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी या घटेंगी? It will lessen. Right. That is all. I think we should stop there and move to the next topic. Anybody has any questions on this? Anyone has any questions, clarifications, doubts? Please feel free to ask. Otherwise, I'll move on to the next topic. Which is what is the next topic? Sir, privatization of railways. Privatization of railways. तो इसके बारे में अब तक हुआ क्या है? कोई बताएगा हमको? प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज पे अब तक हुआ क्या है? गवर्नमेंट ने कोई अनाउंसमेंट किया है? रेलवेज ने, मिनिस्ट्री ने कोई अनाउंसमेंट किया है इस बारे में? आप में से किसी ने आर्टिकल पढ़ा है ये? No, sir. मुझे लग रहा है किसी ने नहीं पढ़ा। तो फिर ये बताइए, अगर कोई नहीं पढ़ता तो फिर हम आर्टिकल बिलादे में क्यों भेजते हैं? चलिए, इस पर बात बाद में होगी, फिलहाल इस टॉपिक पे डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, फैक्ट्स इस मामले के ये हैं कि रेलवेज ने अभी गवर्नमेंट ने अभी कुछ दिनों पहले फैसला किया है कि वो कम से कम 109 रूट्स के ऊपर, अप एंड डाउन, यानी पेयर ऑफ रूट्स के ऊपर अप भी और डाउन भी, वो प्राइवेटाइज कर देंगे रेलवे सर्विसेज। डिटेल्स तो सारी नहीं अवेलेबल हैं। लगता है ये कि वो ट्रेन उसके ऊपर जो है वो प्राइवेट कंपनियां जिनको भी रूट्स अलॉट होंगे उस पर चला सकेंगी, और वो बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस्तेमाल करेंगे रेलवे का। तो और इसका मतलब ये कि उनको भी पैसा लगाना पड़ेगा प्राइवेट कंपनियों को जो 109 रेलवे के रूट्स के ऊपर ऑपरेट करेंगी। तो they will have to invest roughly 30,000 crore rupees, which is a very welcome thing. Government is short of funds, railways are short of funds, so they will get 30,000 crore rupees. It has also been said that when these private companies who will be running their own trains and train services on these 109 routes, they will pay a rent for the use of railways infrastructure. रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या? वही रास्ते में जितने रेलवे स्टेशन पड़ेंगे
और रेलवे की पटरी, ट्रेन की जो पटरी है, रेलवे ट्रैक्स हैं, they will be using the tracks, they will be using the platforms, they will be using the railway buildings, the railway equipment, signaling वगैरह 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 का जो इक्विपमेंट है वो सारा इस्तेमाल करेंगे। न सिर्फ ये कि बल्कि वो स्टाफ को भी यूज करेंगे रेलवे का, तो उसका किराया देंगे फिक्स, नंबर 1। नंबर 2, जो प्रॉफिट होगा उसके अंदर कुछ फिक्स शेयर होगा। ये फिक्स शेयर कितना होगा ये अभी इंडिकेट नहीं किया जहां तक मुझे पता है। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। आई रिपीट, privatization of railways is limited to 109 routes up and down. You can say 109 pair of routes. Up and down एक pair बन जाता है। तो उसके ऊपर they will run their trains. They will use government railways infrastructure and they will pay rent for that. They will also invest 30,000 crore rupees. They means private companies, and they will share a part of the profit with the government, with the railways, right? ये ऐसा कुछ फैसला हुआ है। तो अब बताइए कि ये आपको क्या लग रहा है, ये स्टेप सही है या गलत है? सर ये स्टेप सही होगा सर, अगर रेलवे कंपनी सर अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाता है सर रेलवे का, उसमें सर कुछ चीजें हैं सर। एक तो सर बर्डन ऑन द गवर्नमेंट सर, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा सर, एक चीज। सर दूसरी चीज ये है कि अगर हम प्राइवेटाइजेशन करते हैं तो सर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द रेलवेज एंड द ट्रेन्स आल्सो इट विल बी द गुड सर। और सर जो अगर हम सर चोरी की बात करें सर रेलवेज में सर, इस टाइम पे सर अभी तक सर देखते हैं कि चोरी वगैरह बहुत ज्यादा रहती है सर। ऑटोमेटिकली सर इट विल बी रिड्यूस इफ वी आर प्राइवेटाइजिंग द रेलवे। वेरी गुड, वेरी गुड नदीम। क्यों ऐसा, आपने बहुत अच्छी बात कही है, और ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि इस आर्टिकल में नहीं है, मगर मैं इससे एग्री करता हूँ। पर कैसे ऐसा होगा कि प्राइवेटाइज होने के ऊपर? यस सर। सर एक्चुअली सर क्या है कि जब हम प्राइवेट हाथों में सर कोई चीज देते हैं सर, तो उस कंडीशन में सर कंपैरेटिवली सर गवर्नमेंट सेक्टर, एक्चुअली गवर्नमेंट में सर जो अपॉइंटमेंट्स है फिक्स है सर, और सैलरी फिक्स है सर। तो सर जो काम करने वाले हैं सर, तो वो उनका सर जो मेंटली थिंकिंग है कि हम अगर किसी को काम, हम वी आर फिक्स राइट नाउ एंड वी आर अर्निंग मंथ टू मंथ एंड till 60 we will we are at here। तो उस कंडीशन में ये हुआ सर कि प्राइवेट अगर हम कर देंगे तो उन लोगों को सर एक तो बाउंड हो जाएंगे कि आपको इतने टाइम तक इतना काम करना है, और सर उनकी जो सैलरीज होंगी सर वो प्राइवेट हाथों में होंगी, तो उन्हें इस चीज का डर रहेगा कि वो अपनी जो जॉब है वो ईमानदारी से करेंगे सर। एक चीज ये होगी सर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक नदीम, वेरी गुड पॉइंट्स। सर दूसरी चीज ये होगी कि जब हम इन सब चीजों को अगर सर ईमानदारी से कर रहा होगा सामने वाला बंदा, तो उस टाइम पे सर उसको सर ऑटोमेटिकली सर इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी गुड सर। यही है सर। देखिए बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आप जो कुछ कहा मुझे बहुत अच्छा लगा, ऑल वेरी वैलिड पॉइंट्स। देखिए सीधी सी बात है कि अगर सरकारी कोई भी संस्था ले लीजिए, चाहे वो हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, गवर्नमेंट का इनकम टैक्स ऑफिस हो, सेल्स टैक्स ऑफिस हो, वहां पर तो कोई छुपाने वाली बात नहीं है, खुलेआम रिश्वत चलती है। इवन जजेस के नीचे बैठे हुए जो पेशकार हैं, जो क्लर्क हैं, वो तो दिन भर बैठे छोटे छोटे नोट 10-10, 20-20 रुपए के नोट इकट्ठा करते रहते हैं, और वो नजरें इधर उधर करते रहते हैं जैसे कि उन्होंने देखा ही नहीं, उनको पता ही नहीं। हाँ, मगर वही चीज अगर प्राइवेट कंपनी चलाएगी, वो कैसे बर्दाश्त करेगी? कि क्योंकि भाई देखिए ये सारे संस्थाएं जो हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, सरकार की है, गवर्नमेंट की हैं, तो इसलिए वहां का अफसर, वहां का क्लर्क, वहां का चपरासी, सभी को परवाह नहीं कि तनख्वाह तो पक्की है, ऊपर जितना कमा पाओ कमा लो, और ऊपर से किसी कोई ऐसा नहीं जिसको दर्द हो कि इस रिश्वत से हमें यार नुकसान हो रहा। सरकार एक एंटिटी है, एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है, कोई एक इंसान तो है नहीं। मगर जब वो किसी एक इंसान का बिजनेस हो जाता है, तो उस एक इंसान को फिक्र होती है, वो निगरानी रखेगा। जिसकी पैसे से वो ट्रेन चल रही होगी, जिस कंपनी की ट्रेन चल रही होगी, उस कंपनी के जो मालिकान हैं वो निगरानी रखेंगे।
कि परिंदा पर नहीं मार सकता, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई बेईमानी नहीं, वो थोड़ी अलाउ करेंगे कि साहब वो बगैर टिकट लोग बैठ जाएं और उनको पैसे लेके टीटी जो है वो छोड़ दे। तो ये प्राइवेट सेक्टर में पॉसिबल नहीं है। बहुत अच्छा पॉइंट है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये पॉइंट इसके अंदर नहीं है, आर्टिकल के अंदर। आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट ऐड किया, कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू। थैंक यू सर। आइए, और कोई ऐड करेगा, कोई पॉइंट कोई बताएगा कि ये प्राइवेटाइजेशन अच्छा है बुरा है? रेलवे का प्राइवेटाइजेशन, ये कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है, खाली 109 रूट्स का। टोटल रूट्स कितने हैं? शायद 109 से तो बहुत ज्यादा होंगे। एग्जैक्ट कितने रूट्स हैं मुझे भी नहीं पता, मगर 109 से बहुत ज्यादा होंगे, कई गुना ज्यादा होंगे जी। और कोई बताए भाई, अमीना या और कोई? एनी अदर रीजन फॉर और अगेंस्ट? अमरीन, आर यू लिसनिंग? हेलो, यस नो कुछ तो बोलिए, मुझे आप लोग दिखाई भी नहीं पड़ रहे। Sir, maybe health and hygiene and sanitation facilities will be improved. Sir, Okay. because ठीक है, ठीक है, they will take better care. yes sir. All right, good point. चलिए अब आते हैं आर्टिकल के बारे में। इस आर्टिकल ने कहा है कि सबसे बड़ी बात तो ये कि इमीडिएट फायदा ये हुआ कि 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। रेलवे इज शॉर्ट ऑफ फंड्स, रेलवेज आर स्टार्व्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया, तो रेलवे के 30,000 करोड़ रुपए जो उनको लगाना थे अदरवाइज बच जाएंगे, वो रेलवे किसी और प्रायोरिटी में कहीं और लगा लेगा। तो ये एक बड़ा फायदा है। फिर आपने जो बताया, इफिशिएंसी बढ़ जाएगी, करप्शन कम हो जाएगा, शायद शायद उन्हीं रूट्स के ऊपर कुछ पब्लिक सेक्टर रेलवे की भी गाड़ियां चलती रहेंगी, तो उनका कंपटीशन होगा। कंपटीशन में हो सकता है कि जो सरकारी रेलवे की लाइंस हैं वो कुछ इम्प्रूव कर जाएं, कुछ शर्म में इम्प्रूव कर जाएं कि देखो भाई ये प्राइवेट सेक्टर की ट्रेन चल रही है, ये इतनी साफ सुथरी है, यहाँ कोई करप्शन नहीं है, टाइम से चलती है, टाइम से पहुंचती है, हाँ, लोगों को परेशानी नहीं होती, और एक सरकारी ट्रेन है, तो वो कंपैरिजन हो जाएगा, कंपटीशन हो जाएगा। कंपटीशन हमेशा जो यूजर्स ऑफ सर्विसेज हैं, जो पैसेंजर्स हैं, उनके लिए अच्छा होगा। ये इन्होंने बताया इसके अंदर। पैसेंजर सर्विसेज आर सबसाइडेड बाय फ्रेट अर्निंग्स, ये अभी तक हो रहा है, मगर इसमें भी इसका हिसाब रखना पड़ेगा। आखिर में कुल मिलाकर जो आर्टिकल उन्होंने कहा सब अच्छा ही अच्छा है, लेकिन ये कहा कि कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो रेलवे और सरकार के बीच में बहुत से डिस्प्यूट्स आ सकती हैं, उसके लिए एक रेगुलेटर अपॉइंट करना पड़ेगा। जहां भी दुनिया में सक्सेसफुल प्राइवेटाइजेशन हुआ है, चाहे रेलवेज का हो या और गवर्नमेंट पब्लिक सर्विसेज का हो, वहां पर सक्सेस का एक रीजन ये भी था कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट रेगुलेटर था, कि अगर सरकार और प्राइवेट बिजनेस एंटिटीज के बीच में कोई डिस्प्यूट हो, कोई बहस हो, तो उसको वो सुलझा सके और वो नॉर्म्स बना सके, रूल्स बना सके कि सारे ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या होंगे, कौन किसका क्या जिम्मेदारी होगी। एक तो ये। दूसरा सजेशन इस आर्टिकल में उन्होंने ये दिया है कि भाई जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे का है और जितना प्राइवेट कंपनी का है, उसका क्लियर असेसमेंट होना चाहिए और क्लियर उसके रिकॉर्ड्स होना चाहिए, जिसमें कल को कोई झगड़ा ना हो कि ये इनका है कि ये वो उनका है। तीसरी और इम्पोर्टेंट बात ये कही कि गवर्नमेंट का जो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है वो अभी कैश बेस्ड है, वो अक्रूवल बेस्ड हो जाना चाहिए। आप लोगों में से कोई इसको समझता है, कैश सिस्टम और अकाउंट और अक्रूवल सिस्टम? किसी ने अकाउंट्स पढ़े हैं आप लोगों में से? अकाउंटिंग पढ़ी है? अकाउंटिंग या बुक कीपिंग? कॉमर्स का कोई स्टूडेंट है आप लोगों में? कोई नहीं? नदीम, प्रियंका, हेलो सर जी। सर अकाउंट्स का नहीं है सर हमारा। सर आप लोगों में से किसी ने भी अकाउंट्स नहीं पढ़े? वैसे ये दो ये समझते हैं आपने कि एक्रूवल सिस्टम और कैश सिस्टम क्या होता है? अगर नहीं समझते हैं तो फिर मैं तो लकीली समझता हूं, क्योंकि मैंने तो कॉमर्स यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में नहीं पढ़ी, लेकिन मैं चूंकि इंडियन रेवेन्यू सर्विस में रहा हूं तो मुझे अकाउंटिंग की पूरी ट्रेनिंग दी गई
और जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स होते हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट को एग्जामिन करते हैं, उसमें गलतियां निकालते हैं, तो अकाउंटिंग में अच्छी खासी आनी पड़ती है। तो लेकिन मैं ज्यादा टाइम नहीं खर्च कर सकता आपको समझाने पर। आप अगर मोटे तौर पर समझ लीजिए कि दो तरह के अकाउंटिंग सिस्टम होता है। अकाउंटिंग मतलब हिसाब किताब रखना। कोई भी बिजनेस एंटिटी अपना हिसाब किताब रखती है, तो एक तो होता है हिसाब किताब होता है मोटा मोटा कैश वाला, कि जिस काम में कैश खर्च हुआ बस हम उसी का हिसाब रखेंगे। मगर बहुत से काम उधार होते हैं, उसका हिसाब नहीं हो पाता, तो वो अक्रूवल में आता है। अक्रूवल सिस्टम जो होता है वो ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होता है। उसमें हर एसेट, हर लायबिलिटी, हर ट्रांजैक्शन, चाहे वो कैश में हो या उधार क्रेडिट पे हो, वो उसके अंदर रिकॉर्ड होता है। और किसी भी डेट में अगर आप पूछ सकते हैं, पता करना चाहें कि कितना पैसा इस कंपनी ने कितने लोगों से ले रखा है और कितने लोगों का पैसा और कितना इसका पैसा दूसरों के पास है। जैसे कंपनी ने सामान बेचा और पैसा नहीं आया तो कंपनी का पैसा उधार हुआ। तो जो लोग जिन लोगों को कंपनी से पैसा मिलना है उनका हिसाब, और कंपनी को किसी ने माल सप्लाई किया, रॉ मटेरियल, और उसका पैसा भी नहीं दिया, तो ये सारा हिसाब जो है अक्रूवल सिस्टम जो है ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। उसमें हर ट्रांजैक्शन, हर कोई एंटिटी, इंडिविजुअल या बिजनेस एंटिटी जिसका भी कंपनी के साथ संबंध है, ताल्लुक है, उसके साथ क्या रिश्ता है, किस डेट के ऊपर किसका कितना बकाया है, कितना कितना नहीं बकाया है, तो उसका क्लियर हिसाब होता है। मोटे तौर पर समझ लिए कि अक्रूवल सिस्टम इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव। इसमें ज्यादा डिटेल्ड ट्रांजैक्शन होते हैं। कैश बेस्ड सिस्टम सिर्फ उसमें कैश वाले ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब रखा जाता है। वो बहुत ही लिमिटेड किस्म का एक अकाउंटिंग सिस्टम है। ठीक, तो चूंकि अब सारी कंपनियां जो हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, वो अक्रूवल सिस्टम में अकाउंट मेंटेन करती हैं। और अनफॉर्चुनेटली जो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो अभी कैश सिस्टम पे काम कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जब आप प्राइवेटाइज कर रहे हो तब तो बहुत जरूरत है कि रेलवे जो है वो अक्रूवल सिस्टम में काम करे। तो मोटे तौर पर समझ में आया? नदीम, अमीना, प्रियंका? Yes, sir. प्रियंका आप बताइए, आप बहुत देर से आपकी आवाज नहीं आई। प्रियंका, कैन आई हियर यू? आपकी क्या समझ में क्या आया, ये कैश सिस्टम और अक्रूवल सिस्टम में क्या फर्क है? नहीं समझ में आया तो भी आप बोलिए, तो मैं फिर से दोबारा समझा दूं। क्या दोबारा ट्राई करूं? पहले अनम्यूट कर लेंगे सर, ये अनम्यूट नहीं किया है मैंने। आप नोट करना चाहते हैं? सर इन्होंने अनम्यूट नहीं किया है, अनम्यूट। अच्छा, आप भाई प्रियंका अनम्यूट कर लीजिए। प्रियंका, आई एम नॉट हियरिंग यू एट ऑल। आर यू ऑन बोर्ड? यस सर, यस सर। अच्छा, नाउ आई कैन हियर यू। तो आपने क्या डिफरेंस समझा कैश सिस्टम और अक्रूवल सिस्टम में? सर ये डिफरेंस समझा, कैश सिस्टम जो होता है उसमें सिर्फ कैश का हिसाब किताब रखा जाता है, मोटा मोटा, जहाँ पे कैश आया, ठीक है, एंड वो काफी लिमिटेड होता है। एंड अप्रूवल सिस्टम जो होता है वो ज्यादा डिटेल्ड है, मोर कॉम्प्रिहेंसिव है, और उसमें हर ट्रांजेक्शन का डिटेल होता है। और प्राइवेट कंपनीज जितनी भी होती है वो सब अप्रूवल सिस्टम को फॉलो करती है। अनफॉर्चुनेटली हमारी अक्रूवल, यस सर, एंड जो हमारी गवर्नमेंट है अनफॉर्चुनेटली वो कैश सिस्टम को। तो इसलिए अगर आप प्राइवेटाइज कर रहे हो तो फिर बहुत जरूरत है किस बात की कि गवर्नमेंट जो है वो अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की तरफ स्विच कर जाएगा। ठीक है? यस सर। दैट्स अबाउट ऑल। इतना ही इस आर्टिकल में कहा गया है। आप में से कोई कुछ ऐड करना चाहे तो प्लीज फील फ्री। कुछ ऐड करना चाहेंगे कोई? Shall I move? कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट? सर प्रॉपर एक एडजुडिकेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए ना फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द रेलवेज एंड गवर्नमेंट। राइट, आप ये कह रहे हैं एडजुडिकेशन। हाँ, Yes. बिल्कुल ठीक है। शुरुआत में तो केसेस बहुत थोड़े से होंगे कि कोई भी सिविल कोर्ट इस केस को टेकअप कर सकती है, लेकिन जब प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा और डिस्प्यूट की गिनती बढ़ेगी तो इवेंचुअली इसकी जरूरत पड़ सकती है कि अलग से कोई ट्राइब्यूनल बनाई जाए। यस सर, ऐसी जो कोर्ट होते हैं उनको ट्राइब्यूनल बोलते हैं। ट्राइब्यूनल्स। हाँ, तो एक अलग से ट्राइब्यूनल बना दी जाए। मगर मैं ये कहूंगा कि आपका सजेशन अच्छा है, मगर एट ए पॉसिबल फ्यूचर डेट जब ऐसे डिस्प्यूट्स की गिनती बहुत बढ़ेगी। मगर शुरू में रेगुलेटर बहुत जरूरी है। छोटी मोटी डिस्प्यूट तो रेगुलेटर ही सॉल्व कर देगा।
Yes. और कुछ, और कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन? चलिए ठीक है, अब अगले थर्ड टॉपिक को ले लेते हैं, जो कि काफी बड़ा है और उसमें काफी टाइम मैं लगाना चाहता हूं, क्योंकि इसमें जो कुछ भी आज हम डिस्कस करेंगे ये हमेशा आपके काम आएगा। कि God willing, if you get through the civil service, it will help you for your essay, it will help you for your interview, or even if some of you do not finally join the civil service, this will help you as an Indian. You need to know कि भाई 73 साल हो गए मुल्क को आजाद हुए, हमने क्या खोया, क्या पाया, और हम कैसे। और आज मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग इस आर्टिकल के बियॉन्ड भी कुछ पॉइंट्स लेकर आए कि क्या खोया और क्या पाया, क्या अचीवमेंट्स हैं और क्या हमने खोया इस बीच में, जो हम कर सकते थे हमने नहीं किया। चलिए शुरुआत पहले हम आर्टिकल से करते हैं। आर्टिकल में भी खुद बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एटलीस्ट 10 पॉइंट तो दिखाई पड़ रहे हैं मुझे साफ साफ। तो इस टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम कोई बताए मुझे? 73 years of freedom. अच्छा, और आगे भी कुछ है? अचीवमेंट्स एंड Achievements and challenges. राइट। तो अभी 73 साल हुए, कब हुए? 15 अगस्त को, Yes. थोड़े दिन पहले, ठीक। तो 15 अगस्त को 73 इयर्स पैदा हो गए हमारे मुल्क की आजादी को। हमने क्या अचीव किया? तो इस आर्टिकल में बड़ी अच्छी बात ये, एक अचीवमेंट भी लिखा है, एक अचीवमेंट लिखा, फिर उस अचीवमेंट का लिमिटेशन बताए, दूसरा अचीवमेंट बताया, उसके लिमिटेशन बताए। कि चलिए, तो सबसे पहला अचीवमेंट उन्होंने बताया, नंबर 1, वी रिमेन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, इन मोस्ट ऑफ द केसेस आवर अचीवमेंट्स आर जनरली क्वांटिटेटिव, साइज, नंबर, लार्ज एरिया, बिग कंट्री, ह्यूज पॉपुलेशन, ऑल क्वांटिटेटिव। जब बात क्वालिटी की आती है हम वहीं पर मार खा जाते हैं, अक्सर, हमेशा नहीं। So quite often we are strong on quantity, on magnitude, on numbers, but we are not always good in terms of quality, right? ये एक मोटा सा फर्क याद रखिए, ये हमेशा स्ट्रिक्टली हर चीज में नहीं लगेगा, मगर बहुत ज्यादातर चीजों में लग जाएगा। जैसे कि वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, तो साइज में हम बहुत बड़े हैं। क्यों बड़े हैं? क्योंकि हमारे यहाँ आबादी बहुत ज्यादा है। क्या आबादी खुद में एक बहुत बड़ा सेट है? नहीं पता। अभी इस पर टॉपिक पे डिस्कशन हुआ था कुछ दिनों पहले, कुछ याद है? इस पॉपुलेशन एंड एसेट और लायबिलिटी, कोई कुछ बताएगा उस लेक्चर के बेसिस के ऊपर? चलिए कोई बात नहीं, हम उस पर टाइम ज्यादा नहीं खर्च करेंगे। अगर हम डेमोक्रेसी हैं बहुत बड़ी, लेकिन हमारी डेमोक्रेसी की क्वालिटी में क्वालिटी कैसी है? कोई इस पे कमेंट करेगा? इस पे तो कमेंट करना चाहिए कि भाई हमारी डेमोक्रेसी तो बहुत लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। अमेरिका, यूके सब हमसे पुरानी डेमोक्रेसीज हैं, लेकिन लार्जेस्ट हम है। लार्जेस्ट सिर्फ इसलिए हैं कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल आर कवर्ड बाय आवर डेमोक्रेसी, ठीक। लेकिन हमारी डेमोक्रेसी के अंदर वीकनेसेस क्या हैं भाई? इसके बारे में तो कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा आपको। some majoritarian rule है। मेजॉरिटेरियन, ये अभी पिछले 5-6 साल से मेजॉरिटेरियन टेंडेंसी डेवलप हुई। रूल मत कहिए, ये स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाएंगे, बट देयर आर मेजॉरिटेरियन टेंडेंसीज इन गवर्नेंस, राइट। और बोलिए, और बोलिए। और कोई भाई, इतने तो वीकनेसेस हैं। So all of the segment of the community has no proper representation in the parliament. Okay, right, ठीक है। और कोई पॉइंट? चलिए मैं जल्दी से कुछ पॉइंट्स ऐड करता हूं, आपको याद आ जाएगा। आपको बहुत जल्दी याद आ जाएगा। अरे अभी राजस्थान में क्या हो रहा था, अखबार पढ़ रहे थे आप लोग? So toppling of the राइट, बात टॉपलिंग की नहीं है। टॉपलिंग तो लीगल है अगर वाकई मेजॉरिटी। किस तरह से एमएलए की खरीद और फरोख्त। So defection law is inappropriate at this time. हाँ, नहीं बात, वो तो लॉ तो वीक है ही है, मगर आप ये देखिए किस तरह से उन लीगल प्रोविजंस का इस्तेमाल हो रहा है कि होलसेल जो एमएलए साथ छोड़ गए रूलिंग पार्टी का,
उनको दूसरी पार्टी जो है वो अपनी स्टेट में ले जाके रिसोर्ट में ठहराए हुए है। एमएलएस को ऐसे बचाया जा रहा है कि जैसे कि मतलब कोई वो गाय भैंस है, उनकी खरीद फरोख्त हो रही है। इससे ज्यादा घटिया डेमोक्रेसी क्या हो सकती है? So by the use of power and muscle. यूज ऑफ पावर, मनी एंड मसल, और किस तरह से खरीद बिक्री होती रहती है। और ये कोई बीजेपी का मामला नहीं है, ये तो कांग्रेस के जमाने में भी होता था, ये कोई नई चीज नहीं है। अच्छा, हमारे कितने पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस है वो कितने कमजोर हो गए हैं, यहाँ तक कि जुडिशरी कमजोर हो गई है, उसको तरह तरह के शक शुबा किए जा रहे हैं। एक सर कैग जी, कैग सर, कैग, जुडिशरी, इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन, सीएनएजी, आरबीआई, गवर्नर्स, सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस कमजोर होते चले जा रहे हैं। और ये इंस्टीट्यूशंस ही डेमोक्रेसी के पिलर हैं। डेमोक्रेसी इन्हीं इंस्टीट्यूशंस के ऊपर खड़ी होती है। अगर ये पिलर्स कमजोर हो गए तो डेमोक्रेसी कमजोर हो जाएगी, इसमें ऑटोक्रेसी आ जाएगी। स्पेसिफिकली द मीडिया, द फोर्थ पिलर ऑफ मीडिया भी डेमोक्रेसी। कमजोर हो गया। बिल्कुल 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 ठीक। अब देखिए, आप लोग बता रहे हैं, सब कुछ पता था आपको, मगर पता नहीं क्यों आप लोग नहीं बोल रहे थे। अच्छा, ये तो बताया आपने, एविडेंस दिया कि डेमोक्रेसी की क्वालिटी कमजोर है, हैं? क्वांटिटी में हम बड़े हैं, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, बट क्वालिटी में बहुत ही कमजोर और काफी घटिया, काफी लचर। ये बताइए, ये तो हमने कमेंट किया, मगर कोई इस बात का सबूत है कि वाकई कहीं पर ये असेसमेंट किया गया हो कि हमारी डेमोक्रेसी कमजोर है? डेमोक्रेसी इंडेक्स समझने की कोशिश कीजिए मेरा सवाल ये है, कहीं पर कोई असेसमेंट किया गया है जिसमें कि ये पाया गया है कि ये तो हम अपनी राय दे रहे हैं, आप भी अपनी राय दे रहे हैं कि डेमोक्रेसी की क्वालिटी में ये कमी, ये कमी, ये कमी, ठीक, लेकिन कहीं पर हमारी डेमोक्रेसी का कोई असेसमेंट किया गया है और दूसरे कंट्रीज के मुकाबले में जहां पाया गया कि हमारी डेमोक्रेसी जो है वो कमजोर है? Yes sir, so democracy index is released. वेरी गुड, वही तो मैं सुनना चाह रहा था। और डेमोक्रेसी इंडेक्स 2018 और 2019 में कितना फर्क है? So 52nd. जी So maybe 52nd rank. नहीं, बात रैंक की नहीं है, हम कितने रैंक बढ़े या घटे एक साल में। इंडिया का जो रैंक है 2018 में डेमोक्रेसी इंडेक्स में, वो अगले साल 2019 में कितना या घटा या बढ़ा, यही तो याद रखने की बात है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में एक साल में हमारा रैंक 10 रैंक गिर गए हम। तो उसका तो इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है हमारे पास कि हमारी डेमोक्रेसी की क्वालिटी खराब है और दिन ब दिन गिर रही है क्वालिटी। ठीक, आगे चले। Yes. हमने पहली जो स्ट्रेंथ बताई डेमोक्रेसी, उसकी अंदर बहुत सी वीकनेसेस हैं। नंबर 2, हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत तेजी से बढ़ी है। ये बात सही है कि नहीं सही है? इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे यहाँ 9%, 8%, ये 2003, 4, 5, 6, 7, 8 में 7, 8 तक 8 to 9% की ग्रोथ हो रही है। शुरू के आजादी के बाद 40 साल तक हमारे यहाँ रेट ऑफ ग्रोथ 3-3.5% रहता था, 40 साल तक। उसके बाद बढ़ना शुरू हुआ, फिर वो 5% हुआ, 5.5% हुआ, फिर 6% हुआ, फिर 7 हुआ, 8 हुआ, फिर वो 2007-8 से फिर रुक गया, फिर घटना शुरू हो गया। ठीक, कुल मिला के 73 साल में हमारी यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत हुई है, इसमें कोई शक ही नहीं है। ठीक, लेकिन उसके भी लिमिटेशंस हैं। बताएंगे क्या लिमिटेशंस हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुई, उसके क्या लिमिटेशंस हैं? भाई सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि हमारे यहाँ इनइक्वालिटी बहुत बढ़ गई। उसका सबूत ये है कि 1% इंडियंस, जो रिचेस्ट इंडियंस हैं, 1% रिचेस्ट इंडियंस ओन 58.4% ऑफ द कंट्रीज वेल्थ। पूरे मुल्क की दौलत का 58 यानी 58.4%, आप मोटा मोटी उनको 58.5 बोल दीजिए, 58% जो दुनिया मुल्क की दौलत है वो मुल्क के सिर्फ 1% जो सबसे अमीर लोग हैं उनके पास है। तो ये जो तरक्की हुई उसका फायदा किसको गया? 1% लोगों को। और जो पुअरेस्ट 10% हैं, जो 10% सबसे करीब हैं, उनके पास पूरी दौलत का कितना परसेंट है? कोई गेस करेगा? एनी गेस? 1% जो सबसे अमीर हैं उनके पास 58.4% वेल्थ का शेयर है,
और जो पुअरेस्ट सबसे गरीब 10% है उनका शेयर कितना है टोटल वेल्थ का? एनी गेस? So 10%. 10% के बाद अगर 10% होता तो फिर प्रॉब्लम क्या थी बेटा? 1 to 2 हैं? 1 to 2% सर। 1 to 2%। अनफॉर्चुनेटली 1% भी नहीं है, 0.5% भी नहीं है, 0.2% है। ये फिगर्स याद रखने वाले हैं, ये आर्टिकल पढ़िए और ये सारे फिगर्स याद कर लीजिए। ये एवरीडे डिस्कशन में, टेबल टॉक में, सेमिनार लाइब्रेरी में, जहां भी डिस्कशन होगा, जहां बात होगी, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, अगर आप लोगों को बता देंगे तो उनकी आंखें खुल जाएंगी। ये सिविल सर्विस में आप नहीं भी बैठ रहे होते तो मैं आपको राय देता कि ये सारे फिगर्स जो हैं याद रखिए, ये याद रखने वाले हैं। क्या हर हिंदुस्तानी को ये बात नहीं पता होना चाहिए कि हमारी ये तरक्की जिसके कि ढोल सरकार पीट रही है, और मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करूंगा, कांग्रेस भी खूब ढोल पीटती थी और कांग्रेस ने काम भी किया है, इसमें कोई शक नहीं, मगर कमियां भी उनके अंदर बहुत सारी हैं। उन्होंने खूब ढोल पीटे। हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज का और गवर्नमेंट का कितना रोल है तरक्की में वो एक अलग इशू है। कई लोग ये भी कहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया हैज नॉट हैपेंड बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट बट इन स्पाइट ऑफ गवर्नमेंट। यू अंडरस्टैंड दिस? ये गवर्नमेंट के बावजूद तरक्की हुई है, मतलब गवर्नमेंट जो है वो बहुत बड़ा फैसिलिटेटिंग फोर्स नहीं था, कोई भी गवर्नमेंट रही हो, चाहे वो कांग्रेस की रही हो चाहे बीजेपी की रही हो। So the reason may be the privatization of economy, from the shift to socialist pattern to a privatization of capitalist model of economy. More FDI is invested by the foreign countries, companies, or देखिए so large stake is held by the private companies. जी, ये अलग सब्जेक्ट है, मगर प्रॉब्लम क्या है कि हमारी डेमोक्रेसी जो है वो बहुत ही क्वालिटेटिवली पुअर डेमोक्रेसी है। तो हमारी डेमोक्रेसी के अंदर जो जिन इश्यूज के ऊपर इलेक्शन होता है वो इश्यूज पॉवर्टी के या डेवलपमेंट के विकास के मुद्दे नहीं होते। हमारे यहाँ जिसके अभी तो ये दिखाई पड़ रहा है, जिस पार्टी के पास जितनी दौलत है वो जीत जाता है। तो 4 से बड़े बिजनेस हाउसेस को अपने कब्जे में कर लो, उनके मर्जी की पॉलिसी कुछ बना दो, वो खुश हो जाएंगे और तुमको इतनी दौलत दे देंगे कि आराम से इलेक्शन लड़ो और जीत जाओ। तो पब्लिक से और डेवलपमेंट से और किसको कितना मिल रहा है इसकी परवाह क्यों होगी? जब इस बात पर डिपेंड आम आदमी के अच्छाई पर बुराई पर 2019 के इलेक्शन में आप देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना रॉक बॉटम पे पहुंच गया था। अरे अभी कोविड-19 के आने के बाद तो खैर हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए। मेरे फोन में कोई कॉल आ रही है, मैं इसको बंद करता हूँ जी। अभी तो कोविड-19 के आने के बाद तो हालात ज्यादा ही बिगड़ गए, तो उसको छोड़ दीजिए, मगर उससे पहले भी हालत बहुत खराब थी। पॉवर्टी बढ़ रही थी, एग्रीकल्चर बिल्कुल ठप पड़ा हुआ था, अनएम्प्लॉयमेंट 45 इयर्स में हाईएस्ट था। इवन आपको पता है दिसंबर 2018 में चाहे तो आप नोट कर लें, दिसंबर 2018 में द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री वाज 6.1%। द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये फिगर ऐसा है जो आप सबकी जिंदगियों से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। आपके फिंगर टिप्स पे ये फिगर्स होने चाहिए, और मेरे फिंगर टिप्स पे तो हैं, एटलीस्ट मेरे पास कहीं सामने लिखा हुआ रखा नहीं है। इन दिसंबर 2018 the rate of unemployment in our country was 6.1%, and at 6.1% it was described as the highest unemployment rate in 45 years। जब हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट रेट 6.1% था तब कहा गया था कि ये 45 साल में सबसे ज्यादा है, मगर 19 में वो और बढ़ गया। अभी ये कोविड-19 के आने से पहले 7% से ऊपर था, फिर वो 32% तक चला गया। अभी लेटेस्ट ILO ने कहा है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 32% है। ये अभी चंद दिनों पहले की बात है। जब 6.1% के ऊपर 45 साल में हाईएस्ट था, तो 32% में कितना होगा? यू कैन इमेजिन। ये हालत है हमारे मुल्क की। मगर उसके बावजूद गवर्नमेंट से पूछिए तो वो कहेंगे अरे हमसे अच्छी तो कोई गवर्नमेंट ही नहीं है। मैं एक गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे स्टेट गवर्नमेंट्स में से किसी के पास चले जाइए, वो अपनी तारीफों के पुल बांध रहे होंगे। हमारा मीडिया को तो सुशांत सिंह राजपूत से ही कि खुदकशी के मामले से इतना सदमा पहुंचा है
कि पिछले कई हफ्तों से उसके अलावा किसी भी मामले की सुध नहीं ले रहा है, और हमेशा उनके पास कोई ना कोई इस तरह का टॉपिक उनको मिलता है जिससे कि वो उनको जो रियली मीनिंगफुल टॉपिक्स हैं उन पर कोई डिस्कशन करने में इंटरेस्टेड नहीं रहते। चलिए कम बैक, तो ये हो गया। हमने पहले बताया डेमोक्रेसी लार्जेस्ट है। अच्छा हाँ, इकोनॉमी की में हम कुछ इंडिया के पॉजिटिव चीजें बताएं कि हमारा वो इंडिया जो है वो इन टर्म्स ऑफ द साइज ऑफ द इकोनॉमी कौन सा प्लेस है वर्ल्ड में? In terms of the size of our economy, GDP, what is India's rank? The fifth largest. Fifth largest. In terms of the nominal और PPP में third. Purchasing power parity के हिसाब से हम third largest हैं आज, ठीक है? Yes. मगर पर कैपिटा इनकम में हमारा जो प्लेस है, हमारे सामने कहीं लिखा नहीं है, वो जहां तक मुझे याद पड़ता है 130 से ऊपर ही से नीचे ही कहीं पड़ा है पर कैपिटा इनकम में। तो हमारी स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी ये है कि हमने बहुत तेजी से तरक्की की है। रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा बहुत सालों तक सेकंड हाईएस्ट रहा है चीन के बाद, और अल्टीमेटली हाईएस्ट हो गया था फॉर ए सर्टेन पीरियड, हाईएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ भी रहा है, और हमारा साइज ऑफ द इकोनॉमी बहुत बड़ा है। लेकिन दैट्स अ वेरी बिग लेकिन, बिग बट only 1% of the richest population of the country owns 58.4% of India's wealth, and the poorest 10% own only 0.2% of India's wealth. और उसके अलावा भी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है उसके अंदर बहुत सारे सीरियस इश्यूज हैं जो कि इस आर्टिकल में आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड स्ट्रेंथ क्या है? पॉवर्टी रिडक्शन। हमने जबरदस्त पॉवर्टी रिडक्शन किया है, अपने दिल में गरीबी काफी दूर किया है। कोई हमको कोई आंकड़ा बताएगा इस बारे में? जो पॉवर्टी रिडक्शन का काम हुआ गरीबी दूर होने में, सच्चाई तो ये है कि पिछले कई 100 सालों में जितनी गरीबी दूर नहीं हुई उतनी पिछले 20-30 सालों में दूर हो गई। मतलब पिछले 300 सालों में इतनी गरीबी दूर नहीं हुई होगी जितनी कि पिछले 20-30 सालों में दूर हो गई है इस देश की। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे मुल्क में गरीबी तेजी से दूर हुई है। एनीबडी हैज एनी फिगर? वो MDGs ये नहीं आते आपको हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट टारगेट्स। मिलेनियम डेवलपमेंट टारगेट जो थे वो 1990 में सेट किए गए थे, और सबसे पहला टारगेट ये था कि जो गरीबी जो है वो आधी का हो जाएगी। पॉवर्टी विल बी हाल्व्ड बाय 2015। इंडिया हैज अचीव्ड दैट टारगेट। Between 1994 and 2014 कितने साल हुए? 20 साल में इंडिया की पॉवर्टी जो है वो आधी हो गई। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं और आप उसको महसूस ना करें, लेकिन जिन गरीबों की जिंदगियां बनी हैं उस पीरियड में वो जरूर उसको बरसों तक याद रखेंगे, उनके लिए इसकी बहुत अहमियत है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है पॉवर्टी रिडक्शन में, एब्जेक्ट पॉवर्टी को दूर करने के अंदर। लेकिन उसने भी लेकिन लगाया था कि सारे अचीवमेंट हमारे लेकिन लगे हैं, लेकिन पर कैपिटा इनकम में अभी भी हमारा मुकाम जो है वो वहां से फिगर दी है, वी आर 139th इन द वर्ल्ड, चाइना इज एट 65। पर कैपिटा इनकम में अभी भी हम बहुत पीछे हैं। और अभी जो पॉवर्टी में गेन्स हुए थे, पॉवर्टी रिडक्शन में यानी पॉवर्टी एलिमिनेशन में जो हमने अचीवमेंट्स किए थे पिछले 20 सालों में, खुदा न करे, गॉड फॉरबिड, लग रहा है कि ये कोविड-19 उसमें से बहुत सारे अचीवमेंट्स को खो देगा। चलिए उसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अचीवमेंट इज इंडिया इज रैंक्ड सेकंड वर्ल्ड वाइड इन टर्म्स ऑफ फार्म आउटपुट। देखिए हमारा जो फार्म आउटपुट है, जो खेती की पैदावार है, उसमें भी हमारा दुनिया में मुकाम है। वही मैंने बताया ना, हम लोग जहां भी आगे हैं तो नंबर्स में, क्वांटिटी में ज्यादा हैं। इंडिया इज रैंक्ड सेकंड वर्ल्ड वाइड इन टर्म्स ऑफ द फार्म आउटपुट, फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ क्रॉप्ड एरिया। यानी क्रॉप्ड एरिया दुनिया में सबसे ज्यादा है इंडिया के पास। ये ताज्जुब नहीं लगता आपको? इंडिया जो है एरिया में सबसे बड़ा कंट्री नहीं है। सबसे बड़ा कंट्री कौन होगा इंडिया में एरिया के हिसाब से वर्ल्ड में? जी
रसिया रसिया रशिया या रशिया। कनाडा? कनाडा रशिया। रशिया नहीं, सबसे बड़ों में गिनती क्या होगी? रशिया, कनाडा, शायद आइसलैंड, वहां तो कोई आबादी नहीं है, बहुत कम आबादी है। ये सब कंट्रीज हैं। इवन चाइना इज ह्यूज, हमारे मुकाबले में बहुत बड़ा है। यूनाइटेड स्टेट्स इज वेरी बिग एरिया में, बहुत बड़ा है, लेकिन नेट क्रॉप्ड एरिया में वी आर नंबर 1। ये इस आर्टिकल में लिखा हुआ है, फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन नेट क्रॉप्ड एरिया, जहां खेती होती है। क्योंकि हमारी जमीन जो है वो लगभग सारी की सारी उपजाऊ है। राजस्थान में और कहीं कुछ पहाड़ी इलाकों में, हिमालयाज में कुछ जमीन ऐसी हो सकती है जो उपजाऊ नहीं हो, जो कल्टीवेबल नहीं हो। बाकी लैंड हमारी कल्टीवेबल है। अच्छी बात यह है कि हमारा जो भी जितना एरिया है इंडिया का, चीन से बहुत छोटा, रशिया से बहुत ही छोटा, अमेरिका से भी छोटा, कनाडा से छोटा, लेकिन हमारा जो भी एरिया है वो बाय एंड लार्ज फर्टाइल है, कल्टीवेबल है, जहां खेती हो सकती है, ऐसा है। ठीक, उसमें हम आगे हैं। It is the world's largest producer of milk. India is number 1 in terms of milk production. दूध की पैदावार में इंडिया नंबर 1 है। एंड सेकेंड लार्जेस्ट व्हीट एंड राइस। व्हीट और राइस पैदा करने में भी हम बहुत आगे हैं। बट वही है ना, हर चीज में एक बट लगा हुआ है। बट इंडिया स्टिल लैंग्वेजेस एट 102 आउट ऑफ 117 कंट्रीज इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। आपने नाम सुना होगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स? यस सर। भुखमरी की जो रैंकिंग दुनिया के देशों की गई है, उसमें हमारी गिनती 117 कंट्रीज में 102 नंबर पे आती है। वी स्टैंड एट द रैंक ऑफ 102 आउट ऑफ 117 कंट्रीज इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। आपको पता है, दुनिया तो छोड़ दीजिए, जो हमारे आसपास के कंट्रीज हैं, जिनको कि एक घमंडी हिंदुस्तानी जो है वो कभी अपने सामने कुछ नहीं समझता। बांग्लादेश को हम बहुत गरीब समझते हैं, पाकिस्तान तो बिल्कुल हमारे पैरों की धूल है, नेपाल, अरे बेचारा गरीब नेपाल। कई लोग इस तरह से इन मुल्कों की तरफ देखते हैं। आपको पता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम इनसे आगे हैं कि इनसे पीछे हैं? आगे हैं। मतलब हम उनसे अच्छे हैं या बुरे? So we are lagging behind. जी, वी आर लैगिंग बिहाइंड। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया इन तीनों कंट्री से पीछे है। चाहे जहां तक मुझे याद पड़ता है, सिवाय अफगानिस्तान को छोड़ करके साउथ एशिया में हर कंट्री से पीछे हम हैं। हम लोगों को गलत तालीम दी जाती है। मैं हिंदुस्तान से उतना ही प्यार करता हूं उतना कि कोई प्यार कर सकता है, लेकिन प्यार का मतलब ये नहीं होता कि अपने मुल्क के अंदर में सच्चाइयां हैं उनको, उसके बारे में लोगों को अंधेरे में रखा जाए। जब तक हमको, हर रिफॉर्म का पहला कदम होता है जो खराबी है उसको जानना और उसको मानना। यू एग्री विद दिस? Unless people recognize the problems, unless people know the problems, recognize the problems, no problem can be solved. The first step towards solving a problem is knowing the problem, understanding the problem, and realizing that the problem exists. तो ये सब सच्चाइयां हमको कौन बताता है? क्या आम आदमी को, सड़क चलते आदमी को, ट्रेन में बैठे हुए अपने पड़ोस के आदमी से उसके देखिए, उसको पता होगी? नहीं पता होगी। पता होनी चाहिए। आप फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, आपको तो पता ही होना चाहिए। Half our workforce is employed in agriculture. ये भी एक, मगर वीकनेस क्या है देखिए, अब एक तो बताया ग्लोबल की हम पैदावार नेट क्रॉप एरिया हाईएस्ट है, मगर उस नेट क्रॉप एरिया से जो पैदा होता है वो बेचारे जो मजदूर काम करता है उसके खेत के ऊपर, वो उसको मिलता नहीं है। आपने वो अल्लामा इकबाल का वो शेर सुना है? इसके बारे में अल्लामा इकबाल का एक शेर है, कोई मुझे सुनाएगा? आज सब तो ज्यादातर लोग उर्दू जानने वाले हैं, सब नहीं तो ज्यादातर जानने वाले हैं। उस खेत के हर खोशे गंदुम को जला दो, उस खेत के हर खोशे गंदुम को जला दो। खोशे गंदुम माने, गंदुम माने गेहूं, और खोशा मीन्स बाली। उस खेत की हर गेहूं की बाली को जला दो, उस खेत की हर खोशे गंदुम को जला दो। जिस खेत से नहीं, फिर से मुझे याद करने का मौका दीजिए। हाँ, जिस खेत से दहका को मैसर न हो रोटी, यानी जिस खेत में काम करने वाले मजदूर को उस खेत से रोटी ना मिले। जिस खेत से, दहका कहते हैं मजदूर को, जिस खेत से दहका को मैसर ना हो रोटी, उस खेत से के हर खोशे गंदुम को जला दो।
यानी जो आदमी मजदूर या छोटा किसान जिस खेत पे काम कर रहा है, उसको 2 वक्त की रोटी, 1 वक्त की रोटी भी नहीं वहां से मिले, वो कहते हैं ऐसे खेत के हर बाली को जला दो। तो गुस्से में, शायर गुस्से में इस बात को कह रहा है। और यही हकीकत हमारे यहाँ की है कि बेचारे कुछ थोड़े से बड़े बड़े जिम्मेदारों के बड़े बड़े खेत हैं और बेचारे गरीब किसान 1 वक्त की रोटी के लिए जूझता रहता है। ये जो 8 करोड़ लोग जो हमारे यहाँ के जो माइग्रेंट लेबरर हैं, ये कौन है? इसमें ज्यादातर बेचारे छोटे किसान हैं या खेतिहर मजदूर हैं, जिनको कि खेतों से इतना नहीं मिलता कि वो अपने 1-2 वक्त का पेट पाल सके, 1 वक्त का ही पेट पाल सके। इसलिए ये भाग भाग के यूपी से महाराष्ट्र और बिहार से पंजाब जाते हैं। तो ये स्ट्रेंथ हमारी ये है कि ग्रास क्रॉप नेट क्रॉप एरिया हाईएस्ट है और मिल्क के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं हम हैं, राइस और वीट के सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं हम। लेकिन हमारे यहाँ के 60% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं और एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में सिर्फ 15-16%। एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 15-16% है। तो जो खेती जिसपे कि 60% आबादी इस मुल्क की डिपेंड करती है, वो पैदा करती है कुल मुल्क की जो आमदनी का सिर्फ 15-16%। तो कैसे उनके पेट पाल सकती है? सीधी सी बात है। और सिर्फ 35% ऑफ आवर लैंड, only 35% of our land is reliably irrigated। यानी हमारे पास क्रॉप एरिया तो हाईएस्ट है, लेकिन उसका सिर्फ 1/3 के करीब जो है वो प्रॉपरली इरिगेटेड है। बाकी के पास इरिगेशन के साधन नहीं है, वो बारिश पे डिपेंडेंट है। आइए अगली स्ट्रेंथ लेते हैं। आपको पता है कि ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारा रैंक 149th पोजीशन से लेकर 63 पोजीशन पर आ गया है। 2014 में हम शायद 149 पे थे, अब हम 63 पे आ गए 2019 के अंदर, ठीक। लेकिन इसके भी लिमिटेशंस हैं। ये लिमिटेशंस आप बताएंगे हमको, अभी पिछली बार ही हमने बताया है। Yes, sir. जी बताइए लिमिटेशंस। Sir, only Delhi and Mumbai are taken as a parameter for the growth and productivity for the whole country. No, आपने नाम सही लिए मगर बात को गड़बड़ा दिया। The progress on ease of doing business is measured in just 2 cities. On the basis of data of just 2 cities, the progress is measured. This measurement of progress की ease of doing business पे हमने कितनी तरक्की की, इसका मेजरमेंट सिर्फ बॉम्बे और दिल्ली में होता है। दिल्ली में, yes. एक लिमिटेशन इसका सबसे बड़ा ये है। और दूसरा लिमिटेशन बताइए, कुछ और लिमिटेशन भी बात हुई थी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे तो ओवरऑल हम 63 प्लेस पे आ गए हैं, 63 रैंक पे आ गए हैं, 63 रैंक पे आ गए हैं। लेकिन उसके कई एक सब इंडिकेटर्स हैं और उनमें से एक इंडिकेटर है स्टार्टिंग ए बिजनेस। तो स्टार्टिंग ए बिजनेस के मामले में अभी भी हम बहुत नीचे हैं। स्टार्टिंग ए बिजनेस के ऊपर अभी भी हमारा मुकाम जो है 136 है, 136वां, जस्ट अहेड ऑफ मोजाम्बिक एंड अफगानिस्तान। सिर्फ मोजाम्बिक और अफगानिस्तान से हम थोड़ा बेहतर हैं, ठीक। तो ये भी हमने स्ट्रेंथ बताई इज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसके अंदर वीकनेस भी, उसमें हमारी लिमिटेशन बता दी आपको। चलिए और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा रफ्तार बढ़ाते हैं। एजुकेशन के अंदर भी आप लोगों से काफी कुछ बात हो चुकी है। जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में डिस्कशन हो रहा था, तो हमने भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं अपने मुल्क के अंदर, जो कि बहुत ही ब्राइट, बड़ी प्रोग्रेसिव, बहुत ही एडवांस पॉलिसी है। उसके अंदर देखिए हम इस मामले में बहुत तेज हैं। हाँ, प्रॉमिसेस करने में बहुत अच्छे हैं। एनईपी इज जस्ट ए पॉलिसी, इज जस्ट ए प्रॉमिस, इट इज ओनली आवर इंटेंट, इट ओनली इंडिकेट्स व्हाट वी आर प्रपोजिंग टू डू। आई विश वी वर इक्वली गुड एट इम्प्लीमेंटिंग आवर प्रॉमिसेस, इन कैरिंग आउट आवर प्रॉमिसेस, इन डिलीवरिंग आवर प्रॉमिसेस। अगर एजुकेशन पॉलिसी हमारी अच्छी है, हमारे ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे हैं, मगर हमारी एजुकेशन की हालत बेहद खराब है। जिसने भी हमारा एनईपी का लेक्चर सुना है और उसका आर्टिकल पढ़ा है, कोई एक बड़ा लिमिटेशन बताए हमारी एजुकेशन की जो हालत है, उसको इंडिकेट करने वाली कोई चीज बताए। एक असेसमेंट हुआ था, वो उसके बारे में बताएंगे। एक इंटरनेशनल स्टेट असेसमेंट हुआ था
सभी कंट्रीज के स्कूलों का। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था कुछ साल पहले। काफी हिंट दे दिया मैंने, आगे तो बता दीजिए प्लीज। अगर इस रफ्तार से आप लोग तेजी से भूलेंगे तो फिर इन लेक्चर्स का कुछ भी फायदा समझ में नहीं आता। चलिए मैं नाम बता दे रहा हूं, उसका नाम है पीसा। ये पीसा नाम का एक स्कूल के बच्चों का कंपटीशन किया गया था इंटरनेशनली, और हमारे कंट्री ने ये 2009 में पार्टिसिपेट किया था। 2009, 11 साल पहले। और जो बेस्ट स्कूल्स थे तमिलनाडु के और हिमाचल प्रदेश के, वहां के बच्चे उसमें बिठाए गए थे। तब भी 74 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, हिस्सा लिया था इस कंपटीशन में। हमारा रैंक क्या आया था, कोई बताएगा? आप तो भाई बता दीजिए भाई। अगर ये परफॉर्मेंस आपकी रहेगी तो हमको डायरेक्टर साहब से बात करना पड़ेगा। शुड आई कंटिन्यू माय लेक्चर और शुड आई फॉरगेट अबाउट देम? अगर हर बात आप लोग भूल जा रहे हैं तो फिर लेक्चर से फायदा क्या है? 74 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था पीसा में 2009 में। इंडिया का रैंक क्या था 74 कंट्रीज में? एनीबडी? प्रियंका, अमरीन, नदीम? That's a very dismal performance. No wonder India's rank was 73rd. 74 कंट्रीज में हमारा मुकाम था 73वां। इतनी शर्म आई हमारे मुल्क को कि उसके बाद से हिम्मत नहीं पड़ी कि हम पीसा के अंदर अपने बच्चों को पार्टिसिपेट कराते। अभी पिछले साल मैंने अखबार में पढ़ा था कि फिर गवर्नमेंट सोच रही है बच्चों को उसमें ज्वाइन कराने की। चलिए, एजुकेशन के ऊपर लंबी बहस हो चुकी है और आगे भी शायद होगी, इसलिए आगे बढ़ते हैं। वही हालत हमारे हॉस्पिटल्स की और हेल्थ सेक्टर की भी है। कोई आंकड़ा बताएगा हमको कि हेल्थ सेक्टर के अंदर क्या लिमिटेशंस है हमारे? कोई फिगर, कोई इंडिकेटर, एनीथिंग? इंडिया जैसे बड़े मुल्क के अंदर अभी भी हेल्थ सेक्टर के ऊपर सिर्फ 1.1% ऑफ द जीडीपी का खर्चा किया जाता है हेल्थ सेक्टर के ऊपर, जो कि बहुत ही खराब है और कंट्रीज के मुकाबले में। जो हमारे कंपेरेबल कंट्रीज हैं वो 4-5 से लेकर, और जो बड़े कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्री, 8% तक खर्च करते हैं। आगे चलिए। हम चांद के ऊपर अपना रॉकेट भेजने वाले हैं। हाँ, भेज भी चुके हैं, लैंड नहीं कर पाए, ये अलग बात है, मगर हम बहुत एडवांस हैं अपनी डेवलपिंग कंट्री स्टेटस को देखते हुए। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे मुल्क से, इतने बड़े मुल्क में, विच वी हैव 1/6 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का एवरी 6th पर्सन ऑन अर्थ इज एन इंडियन। हर छठा इंसान दुनिया के अंदर एक हिंदुस्तानी है। ये हमारा शेयर है आबादी में। लेकिन अब तक जितनी साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई हैं और जितने साइंटिफिक इनोवेशंस हुए हैं, उनमें हमारा मकाम बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत पिछड़ा हुआ है, बेहद पिछड़ा हुआ है। शायद 2-4% भी नहीं है। यही कुछ मेन पॉइंट्स इस आर्टिकल में रेज किए गए थे, और भी कुछ छोटी मोटी चीजें जिनको मैं स्किप कर रहा हूं। आप बताइए, मैंने रिक्वेस्ट की थी आप लोगों से कि आप लोग कोई पॉइंट ऐड करेंगे इसके अंदर। अब बताइए, स्ट्रेंथ में या वीकनेस में, किसी भी तरफ आप में से कोई एक पॉइंट ऐड करे। मुझे अच्छा लगेगा आप में से हर एक दो पॉइंट ऐड करे। कोई स्ट्रेंथ जिसका जो बयान नहीं हुई हो। Anybody? Yes, please. Sir, Anybody? ये सर जो अचीवमेंट है सर हम लोगों का सर। हाँ, बताइए। सर इसमें जो हम फॉर द सिक्योरिटी सर, आर्म फोर्स पे सर अपना सर काफी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं सर।
एट प्रेजेंट सर। ये फिर से बोलिए। नदीम बोल रहे हैं ना? यस सर। हाँ, आर्म्ड फोर्सेस में सर, हमारा। ये सर जो इन्वेस्टमेंट है सर, और सर जो सर जो हथियार वगैरह है सर, और सर आर्मी के ऊपर से हम लोग सर काफी इस टाइम से इन्वेस्ट कर रहे हैं सर। तो ये सर एक नहीं, आप नजदीक हैं मगर सही बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट तो हमारा बहुत खराब है। वहां भी हमारा अचीवमेंट क्वालिटेटिव नहीं है, क्वांटिटेटिव है। ये अभी मैंने इसी कॉन्टेक्स्ट में एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें एक किताब थी मेकिंग इंडिया ग्रेट। ये कोई एक लेडी हैं अपर्णा पांडे, इनकी लिखी किताब मैंने परसों ही ऑर्डर की थी, नरसों ऑर्डर की थी, परसों से एक दिन पहले, और वो कल आ गई। मैंने अभी दो चार पेज पढ़े हैं। उसके अंदर इसमें जो आप कहना चाह रहे हैं वो बात लिखी है, मैं ढूंढ के बताता हूँ अभी। मतलब हमारा जो साइज ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस है वो काफी बड़ा है। जो साइज ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस है वो काफी बड़ा है। राइट। और कोई बताए कुछ? So we are moving towards a self-reliant economy. Earlier we are a dependent economy, like the various initiatives by government of India, like Make in India campaign और आत्मनिर्भर भारत। देखिए, हमको गवर्नमेंट की स्कीम्स के नाम मत बताइए, अचीवमेंट बताइए। व्हाट हैव वी अचीव्ड? हम क्या मेजर है आपके पास? दुनिया के रफली 1/3 ऑफ द एक्सट्रीम पुअर लिव इन इंडिया। कैसे सेल्फ रिलायंट हैं हम? हंगर इंडेक्स में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अभी आपके सामने बात हो रही थी, हमारा मुकाम 117 में 102 है। हम बांग्लादेश के पीछे हैं, नेपाल के पीछे हैं, पाकिस्तान के पीछे हैं, और शायद साउथ एशिया में अफगानिस्तान को छोड़ करके सबके पीछे हैं। श्रीलंका से तो पीछे हैं ही हैं। कोई भी डेवलपमेंट इंडिकेटर शायद ही ऐसा हो जिसमें कि इंडिया श्रीलंका से आगे हो। आपको पता है साउथ एशिया में नंबर 1 कंट्री कौन सा है? साउथ एशिया में नंबर 1 कंट्री इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट इज श्रीलंका, नॉट इंडिया, अनफॉर्चुनेटली फॉर अस। 30 years ago, ये एक मोटी सी बात है, लिख लीजिए इसको। 30 years ago, roughly 30 years ago, in South Asia, in terms of development indicators, India was number 2 from the top. Even 30 years ago, Sri Lanka was number 1 and number 2 was India. We were number 2 from the top. Okay? I repeat, in terms of our development performance in South Asia, India's rank was number 2 roughly 30 years ago. Today, we are still number 2, but not from the top, unfortunately from the bottom, just above Afghanistan. Sorry, just above Pakistan. समझ में आया आपके? 30 साल पहले डेवलपमेंट के मामले में हम साउथ एशिया में, मैं एशिया की बात नहीं कर रहा हूं, वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूं, ब्रिक्स की बात करने का, सिर्फ साउथ एशिया की बात कर रहा हूं, वहां पर हम नंबर 2 थे श्रीलंका के बाद। श्रीलंका नंबर 1 था, हम नंबर 2 थे। आज भी हम नंबर 2 हैं, लेकिन नीचे से, सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर। साउथ एशिया के डिफिनेशन में शायद अफगानिस्तान को नहीं लिया, वरना शायद हम एक रैंक और ऊपर होते। ठीक है, ये बात समझ में आई? नोट कर लिया आपने? Yes sir. थैंक यू। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि हम जो है वो इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं? यही तो प्रॉब्लम है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप सिर्फ गवर्नमेंट के स्लोगन्स और स्कीम से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। ये देखा करिए कि हमारा अचीवमेंट क्या है, व्हाट हैव वी फाउंड, हुआ क्या है। दुनिया की सबसे बड़ी एक्सट्रीमली पुअर, बात पुअर की, गरीब की नहीं हो रही है, जो एक्सट्रीमली पुअर लोगों की आबादी एक मुल्क अगर है जहां रहती है, लगभग 1/3 से अब थोड़ा कम हो गई है, पहले 1/3 हुआ करती थी, 1/3 आबादी हमारे मुल्क में, इस एक मुल्क में रहती है। चलिए, और कोई स्ट्रेंथ बताइए, सोच के मगर बताइए भाई। स्कीम का नाम नहीं, स्लोगन का नाम नहीं, प्रॉमिस का नाम नहीं, अचीवमेंट का नाम बताइए। अचीवमेंट या आप वीकनेस भी बता सकते हैं, और ठोस बताइए। एनीबडी एल्स? क्या मैंने डिस्करेज कर दिया? आपने बताया उसको, इसलिए आप और नहीं बता रहे हैं? बताइए प्लीज।
स्पीक अप। मैं बताऊं कुछ और? So in terms of nuclear weapons, we are our security. So India's security is improving in terms of global context. So Okay. internationally, our position is. हाँ, बट Maybe. बात ठीक है आपकी। वी आर ए स्ट्रॉन्ग नेशन, शायद 4th लार्जेस्ट आर्मी है हमारी। हम वो ढूंढ रहा था, मुझे जल्दी में नहीं मिला। वी हैव सम रैंक विद इन 5 हमारा साइज ऑफ द आर्मी के मामले में है, बट इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन आर्म फोर्सेस नहीं, इन्वेस्टमेंट हमारा बहुत कम है, बहुत कमजोर है। आज से 8-10 साल पहले ये हालत थी दुनिया की। ये बात भी आप याद रखिएगा कि अमेरिका तो नंबर 1 था डिफेंस के मैटर्स में और आर्म्ड स्ट्रेंथ के मामले में, और आज भी नंबर 1 है। 10 साल पहले हालत ये थी कि जो एक साल में अमेरिका के डिफेंस बजट में इंक्रीज होता था, आप समझ रहे हैं, सपोज करिए 5% या 10% या 15% जो भी डिफेंस बजट में ग्रोथ हुआ, जैसे पिछले साल में अगर $100 था तो अगले साल में $105 लगाया, तो ग्रोथ क्या हुआ? $5। एक साल में जितना उनका डिफेंस का बजट बढ़ता था, इंक्रीज होता था, सारी दुनिया का डिफेंस बजट उतना ही होता था जितना कि उनका एक साल में बता दिए थे मैंने जी। 10 years back, roughly 10 years back, the total defense budget of all the countries in the world, excluding USA, was roughly equal to the increase in US defense budget in 1 year. यानी अगर एक साल में, पिछले साल में $100 खर्च किया और अगले साल में उन्होंने $105 खर्च किया, तो जो $5 बढ़ा, उस $5 के बराबर सारी दुनिया का डिफेंस बजट होता था, ग्रोथ नहीं। इज क्लियर? So one of the major weakness of our country is the crime rates are increasing day by day. We are not able to tackle the situation. बिल्कुल ठीक। So our justice delivery system is not much effective. बिल्कुल ठीक। Yes, sir. बिल्कुल ठीक। Justice delivery system is very weak. The laws cannot be implemented in the way in which it was passed. The intent of legislature is not able to fulfill. बिल्कुल ठीक। अभी आइए, जुडिशरी के ऊपर एक कंटेम्प्ट का केस चल रहा है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करें। Yes, sir. प्रशांत भूषण केस। प्रशांत भूषण के केस चल रहा है। Yes, sir. और वो कंटेम्प्ट, देखिए 2 तरह की कंटेम्प्ट होती है कोर्ट की। एक तो कंटेम्प्ट ये होती है सिविल कंटेम्प्ट जी, सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। वेरी गुड, आई एम ग्लैड टू हियर दीस टर्म्स। भाई अब आपने ये टर्म्स यूज किया तो इसका मतलब भी बताइए, सिविल कंटेम्प्ट क्या होती है और क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होती है। एक मिनट, कौन बोल रहा है ये? सर अमीना। अमीना, तो आप मत बताइए, और कोई बताए मुझे। हाँ, ये सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट में क्या फर्क होता है? चलिए अमीना, आप ही बता दीजिए। जी यस जी, बताइए अमीना, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट में क्या फर्क होता है? सो बेसिकली कंटेम्प्ट तो वो होता है कि जब आप कोर्ट के डिसीजन को आप अपहोल्ड नहीं करते हैं, या कोर्ट की डिग्निटी को आप ठेस पहुंचाते हैं, या फिर आप ये सिविल हुआ या क्रिमिनल हुआ? सर ये सिविल हुआ। हाँ, सिविल का मतलब ये होता, सीधे सीधे बोलिए एक वर्ड में, कि जो कोर्ट ने फैसला किया उस फैसले पर आपने अमल नहीं किया। ये जरूरी नहीं कि आपने कुछ कहा, आप चुप रहे, शायद जरूरी नहीं कि आप कुछ बोलें। So not upholding the decision of court. अपहोल्डिंग नहीं कही, नॉट इम्प्लीमेंटिंग। Not implementing, yes. हाँ, वो तो सिविल वो हो गया कंटेम्प्ट। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है? So उसके अगेंस्ट कुछ बोलना या कुछ एक्ट करना, जो कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग को इनिशिएट कर सकता है, या क्रिमिनल एक्शन या लायबिलिटी हो सकती है उस केस में। इतनी लंबी जरूरत नहीं है, उसमें 2 ही वर्ड यूज किए गए हैं उस पर्टिकुलर प्रोविजन में। एक प्रोविजन ये कहा गया है कि आपने, इफ यू हैव सेड और डन समथिंग व्हिच विल स्कैंडलाइज द कोर्ट, स्कैंडलाइज द कोर्ट, यस सर, स्कैंडलाइज कर दे, या उसकी जो प्रेस्टीज है, उसकी जो, सॉरी प्रेस्टीज भी नहीं, वर्ड यूज किया गया, अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट है, उसको चोट पहुंचाए। यानी कोर्ट की अथॉरिटी को धक्का लगे,
या उसको स्कैंडलाइज कर दें, मतलब ऐसी लाइट में, पुअर लाइट में दिखा रहे हैं कि जैसे कोर्ट के लोग जो हैं वो एक स्कैंडल में मुब्तला हैं, तो ऐसा कोई काम करेंगे तो दैट इज कॉल्ड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो ये जो प्रशांत भूषण वाला मामला है, ये सिविल है या क्रिमिनल है? क्रिमिनल होगा सर। क्रिमिनल है। अच्छा, और आपको मालूम है कि सिविल कंटेम्प्ट के कितने मामले लगभग बनते हैं इंडिया में? According to one estimate a few years back, the number of civil contempt cases potential was 96,000. 96,000 फैसले ऐसे हैं जो बड़े बड़े कोर्ट्स के किए हुए, जिनको पर कोई अमल नहीं किया गया। एक कोई वो क्या वो सरयू नामों रिवर्स का नाम भूल रहे हैं, पंजाब और हरियाणा के बीच में कोई रिवर है, शायद सतलज ब्यास रिवर कैनाल, ऐसा कोई मामला था जिस पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिए हुए कई साल हो गए और आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया। जब भी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करने की बात पंजाब गवर्नमेंट को याद दिलाती है तो वहां का चीफ मिनिस्टर क्या फरमाते हैं कि खून की नदियां बह जाएंगी अगर इसको इम्प्लीमेंट किया। अब बताओ ये कंटेम्प्ट है ज्यादा बड़ी या ये कि प्रशांत भूषण ने क्या कहा? So what can be remedy in such a situation where the holding of the court is not implemented? अरे भाई एटलीस्ट कोर्ट कुछ बोले तो, कुछ कहे तो, कुछ लोगों को सजा दे कि भाई अगर आप खून नदियां बह जाएंगी तो या तो फिर दोबारा केस की हियरिंग हो या जो फैसला हो गया उस पर अमल करो, और अगर तुम अमल नहीं करते हो तो किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करो, उसको जेल में भेजो। अगर चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी है तो चीफ मिनिस्टर को जेल में भेजो। फिर कोर्ट के प्रोसेस का, जुडिशियल प्रोसेस का मतलब क्या है? पुलिस रिफॉर्म्स का नाम सुना होगा आपने। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह, एक आईपीएस ऑफिसर हैं रिटायर्ड, उन्होंने ये पिटीशन किया था कि पुलिस में रिफॉर्म्स होना चाहिए। वो हम डिस्कशन कर चुके हैं आप लोगों के साथ में। आप लोगों में से कितने लोग उसमें मौजूद थे उस दिन मुझे नहीं पता। तो वो जजमेंट आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, बहुत पार्शली इम्प्लीमेंट हुआ, बहुत बुरी तरह से, ऐसे ही थोड़ा बहुत। कुल मिला के according to one estimate there are as many as 96,000। ये बताइए सुप्रीम कोर्ट के लिए ज्यादा, और सबसे दुख की बात ये जो मैं कहना भूल जा रहा हूं बार बार कि सुप्रीम कोर्ट कभी इस पर पलट के पूछती भी नहीं है कि हमने ये जो फैसला किया उसका क्या हुआ। जो रिलेवेंट पार्टीज है उनसे उनको कुछ तो पूछे, कोई सवाल जवाब हो, कोई जवाबदेही हो, अकाउंटेबिलिटी हो। आपने फैसला किया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, आप चुप मार के बैठे हुए 20 साल से, तो फिर वो तो औरों को शायद मिलेगा। Which one is a bigger issue, bigger challenge for the authority of the Supreme Court? 96,000 cases where their judgment has not been implemented, or Prashant Bhushan making some tweets? Which is the bigger issue? Naturally 96,000 cases. Actually 96,000 cases. The very purpose of court is to give a judgment so that the judgment is implemented. If the judgments are not implemented, or if they are ignored or neglected with impunity, then the court becomes a meaningless institution. ठीक। और कुछ स्ट्रेंथ वीकनेस में जल्दी से कुछ 3-4 जेल रिफॉर्म्स, हाँ वो भी एक मैटर। कुछ इश्यू ऑफ वुमेन सिक्योरिटी एंड इश्यू ऑफ, मुझे लगता है कि आज हम 3 ही टॉपिक कर पाएंगे, चौथा टॉपिक आज का हम छोड़ देते हैं, आगे टेकअप कर लेंगे। मगर आगे टेकअप करने से पहले मुझे डायरेक्टर साहब से बात करनी होगी। अगर आप हर चीज पिछली भूलते चले जाएंगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, और कोई भी पढ़ के नहीं आएगा तो फिर हमारे एक आर्टिकल भेजने का कोई मतलब नहीं है। तो ये तो एक फॉर्मेलिटी सी हो रही है, और आप लोग मेरे लेक्चर्स में कोई कमी भी नहीं बताते, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पर है? सो वी विल ट्राई टू, नहीं भाई पहले से पढ़ के आएंगे भाई, ये वादे तो कई बार हो चुके हैं। चलिए आगे चलिए, और आप कुछ लोग बताएं, और स्ट्रेंथ और वीकनेस बताएं, और सारे लोग बोलें। ये कोई एक या दो सिर्फ बोलता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, सारे लोग बोले। प्रियंका आपने बोली बहुत देर से। प्रियंका, are you still there? Could you add Yes, sir. Could you add a strength or weakness which has not been mentioned so far in this discussion? Strength means what? Or challenge? So I think the transport system in India is very strong. That is the strength. Rail network in our country are the largest in the world. So
I think transport system is the strength. ओके इज द स्ट्रेंथ, ठीक है, चलिए मान लिया। और कुछ, एनीबॉडी एल्स? नदीम साहब, आपने Yes, इस मौजू पे कुछ फरमाया नहीं yes sir. जी, कुछ बताइए, कोई स्ट्रेंथ या कोई Sir, industrial development, sir, right now we are shifting from the agriculture to industrial. We are shifting towards industrial and the tertiary sector, means the job and all things. बट व्हाट इज द अचीवमेंट? वो तो सारे कंट्री शिफ्ट कर रहे हैं, हमारी कंडीशन तो बहुत ही पैथेटिक है। आपको मालूम है कि हाँ, आइडियली एग्रीकल्चर से हमको इंडस्ट्री और सर्विसेज की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। Yes. जो रियली ट्रूली डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है जानते हैं आप? यूएस का में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में क्या है, मुल्क की टोटल आमदनी में खेती का क्या हिस्सा होता है जानते हैं आप? यूएस में 2% से भी कम, और हमारे यहाँ अभी कितना है? अभी मैंने बताया कुछ देर पहले, Yes, sir. बताइए, अभी मैंने बताया कितना है एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन, क्या जीडीपी में? Agriculture का sir. So 15 to 16% of GDP. 15 to 16, चलिए शुक्र है, आज तो जो कहा है वो तो याद है आपको, ये 15 to 16%। मगर ये याद रखिएगा कि इस 15 to 16% के अंदर फॉरेस्ट्री भी शामिल है और भी कुछ चीजें शामिल हैं, गालिबन एनिमल हस्बेंड्री और पोल्ट्री भी शामिल होगी, मुझे ठीक से पता नहीं, मगर फॉरेस्ट्री तो पक्का शामिल है। हाँ, माइनिंग शामिल होगी इसमें माइनिंग भी शामिल होगी। तो प्योर एग्रीकल्चर का शायद 14% के करीब होगा, 13-14, ठीक। तो 13-14 भी बहुत है 2 के मुकाबले में। आइडियली एग्रीकल्चर का शेयर बहुत छोटा होना चाहिए, और जितना एग्रीकल्चर का शेयर छोटा हो उतना ही कम लोगों को उस पर डिपेंडेंट होना चाहिए। ज्यादातर लोगों को, चीन ने क्या किया? चीन हैज बिकम द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, सारी दुनिया के लिए वो प्रोड्यूस करते हैं, ह्यूज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ज्यादातर लोग खेती छोड़ के इंडस्ट्रीज में आ गए, इंडस्ट्रीज में ज्यादा तनख्वाहें, ज्यादा आमदनी है। मगर हमारा तो कोई भी, ये सही है कि हमारा डायरेक्शन सही है, एग्रीकल्चर से हम इंडस्ट्री और सर्विस की तरफ जा रहे हैं, मगर जिस रफ्तार से हम जा रहे हैं वो तो बहुत ही पुअर है। हमारे यहाँ अब जाके जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है तो लोग गांव से शहर में आते हैं, उसे कहते हैं अर्बनाइजेशन। अभी भी हमारा रेट ऑफ अर्बनाइजेशन कुछ 32-33% है। टोटल मुल्क की आबादी शायद 32-33% शहरों में रहती है। वो इंडिकेट करता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को और सर्विसेज को, क्योंकि सर्विसेज और इंडस्ट्रीज ही अट्रैक्ट करती हैं लोगों को एग्रीकल्चर से। मगर हमारे यहाँ सर्विसेज और इंडस्ट्रीज के पास इतनी खपत ही नहीं है कि ज्यादा लोगों को ले पाए। दुनिया का जो एवरेज है वो जहां तक मुझे याद पड़ता है करीब 50% का है, कि 50% आबादी दुनिया की लगभग मोटे तौर पर, मैंने ये वैसे मेमोरी से बोल रहा हूँ, कुछ चेक कर लीजिएगा, वो शहरों में रहती है। हमारे यहाँ विकसित 33%। बिहार में आपको मालूम है अर्बनाइजेशन का परसेंटेज क्या है? बिहार में कितना % लोग गांव में रहते हैं और कितने लोग शहर में रहते हैं? व्हाट परसेंटेज ऑफ बिहार पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज एंड व्हाट इन अर्बन एरियाज? कुछ मोटा अंदाजा, कुछ रफ एस्टिमेट, गेस? हार्डली 10 to 11%। और दुनिया का एवरेज है 50%। दुनिया में अफ्रीका भी है जो कि बहुत ही पिछड़ा हुआ है, और उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश और नेपाल और भूटान है, जिसको कि हम घमंडी हिंदुस्तानी को समझते नहीं। ये अलग बात है कि कई मामलों में उनके भी हम पीछे हैं। चलिए, और कोई बताएगा या मैं Sir, declining state of environment is also a major issue. बिल्कुल ठीक बात। इसका इंडिकेटर मैंने अभी कुछ दिनों पहले बताया था। Sir, environment impact assessment notification. नहीं, वो तो हाँ, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के अंदर तो हमने अभी तो ड्राफ्ट है, लॉ बना भी नहीं है, उसके अंदर हमने बहुत खराब प्रोविजंस कर रहे हैं जिससे कि एनवायरमेंट को बहुत नुकसान होने का अंदेशा है। लेकिन जो हमारे एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस का असेसमेंट हो चुका है वो तो बताइए। पिछले 4-5 सालों में एक इंडिकेटर है ग्लोबल एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। उस इंडेक्स के मामले में हम करीब 30 रैंक से ज्यादा गिर चुके हैं पिछले 3-4 सालों में। इंडिया की परफॉर्मेंस एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में 30-40% हो चुकी है। एक इंडिकेटर है जो विमेन से डायरेक्टली रिलेट करता है, उसको आप लोग क्यों नहीं मेंशन कर रहे हैं? GGGI, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, GGI, ये याद रख लीजिए, GGI,
ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इस इंडेक्स के मामले में पिछले चंद सालों में इंडिया का जो रैंक है वो करीब 25 रैंक नीचे चला गया है। तो हमारी सबसे ज्यादा हालत खराब जो हुई है पिछले 5-6 सालों में वो जेंडर में हुई है, वो एनवायरनमेंट में हुई है। और चलिए और बताइए अचीवमेंट्स एंड चैलेंजेस। इस टॉपिक पर ज्यादा टाइम लग रहा है और मैं चाहता हूं कि लगाएं आप टाइम। आज चौथा टॉपिक नहीं हो कोई गम नहीं। So cashless economy or digitalization of the economy is boon. कैश इकोनॉमी, डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। Yes, it's cashless economy. हाँ, इसके अंदर हमारी प्रोग्रेस हुई है या पीछे हटे हैं? I think progress हो रही है। आज का अखबार नहीं पढ़ा आपने? जो अचीवमेंट रिसेंटली हुआ था रिसेंट पास में वो काफी कुछ ये कोविड-19 के 4 महीनों में धुल गया। अखबार में देखिए आज या और कल मतलब पिछला कल, इन 2 दिन में से किसी दिन में आए हैं फिगर्स। चलिए और बताइए। एक तरीका है इंडिया के अचीवमेंट को देखने का, बहुत से तरीके हैं कि 47 में हम कहां थे और आज कहां हैं। और आज का एग्जैक्ट डेटा कहीं कहीं पे अवेलेबल नहीं है, तो कहीं पर 2011 का आंकड़े मेरे पास है, 2015 के, ये आप लिख लें। मैं कुछ आपको इंडिकेटर्स दिखा देता हूं। 1947 एक हेडिंग डालिए और दूसरी हेडिंग डालिए 2015/2011। कुछ फिगर्स 11 के हैं, कुछ 15 के हैं। 2 हेडिंग डालिए। उसके नीचे आप पहला इंडिकेटर लिखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। एवरेज जो लेंथ ऑफ लाइफ है, एक इंसान जो है पैदाइश के वक्त क्या उम्मीद करेगा औसतन कि कितने साल वो जिएगा, यानी एक औसत इंडियन कितने साल जीता है। आपको शायद ताज्जुब होगा कि आजादी के वक्त 1947 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ सिर्फ 32 इयर्स थी, 32 साल। औसत आदमी की, इंसान की जिंदगी आजादी के वक्त सिर्फ 32 साल थी। आज वो 68.5 इयर्स है। जो नेक्स्ट कॉलम है उसके नीचे लिख लीजिए 68.5 इयर्स। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट क्या कौन होता है? 2 साल से कम का बच्चा। 1000 बच्चों में कितने बच्चे मर जाते हैं? 161 थी गिनती आजादी के वक्त, यानी 1000 में 161 बच्चे मर जाते थे 2 साल से पहले के। और आज गिनती है, पहुंच गई है ये 40 तक तो पहुंच गई थी। हाँ 40, और गालिबन ये 40 से और नीचे चली गई, मगर एग्जैक्ट फिगर मेरे पास लेटेस्ट नहीं है। 2011 में तो 40 पहुंच गई थी। अच्छा, एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी जो एक्सट्रीम पुअर हैं उनका परसेंटेज क्या था 47 में? कोई गेस बताएगा? किसी का गेस? एक्सट्रीम पुअर जो हैं, एक्सट्रीम पुअर जो बेनतहा गरीब लोग हैं, उनकी आबादी का कितना परसेंट लोग एक्सट्रीम पुअर थे आजादी के वक्त 47 में? व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ एक्सट्रीम पुअर इन 1947 इन इंडिया? 50%। 50%। और उनकी गिनती क्या थी? ये भी लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 50% ऑफ द पॉपुलेशन वाज एक्सट्रीम पुअर। उनकी गिनती थी 16.2 करोड़। आज की तारीख में परसेंटेज तो 50 से घट के हो गया है 21 2011 में, जो लास्ट सेंसस आया था। अभी अगला सेंसस के हुआ नहीं है, फिगर्स कहां से आएंगे। Percentage of extreme poor has come down from 50% to 21% in 2011, लेकिन नंबर पहले कितना था 47 में? 16.2 करोड़। कोई बताएगा कि ये नंबर बढ़ा या घटा? बढ़ा। अनफॉर्चुनेटली जो गिनती में जो एक्सट्रीम पुअर थे वो 47 से भी ज्यादा हैं आज, 26.9 करोड़, ऑलमोस्ट 27 करोड़। 27 करोड़ लोग आज एक्सट्रीम पुअर हैं, क्योंकि उस वक्त आबादी कम थी।
इसलिए आबादी का आधा भी सिर्फ 16% था, 16 करोड़ था, और आज 21% भी जो है वो 27 करोड़ हो गया। यानी भूखे पेट हमारे यहाँ आज ज्यादा हैं आजादी के मुकाबले में। कुछ फायदा लग रहा है ऐसी आजादी का और 73 सालों का? लिटरेसी क्या रही होगी 47 में? कोई गेस करेगा? आज कितनी है, कोई बताएगा? एनीबडी? 2011 जो लास्ट सेंसस था उसमें लिटरेसी रेट क्या आया था? 74%। 74%। 74%। अच्छा, और आजादी के वक्त था ओनली 12%। तो 12% से 74% काफी बड़ा तरक्की है। ये सारी तरक्कियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब आप ये देखें कि जो मुल्क हमारे लगभग बराबर थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, चाइना, जो हमारे लेवल पे थे डेवलपमेंट के मामले में 47 में, उन्होंने कितनी तरक्की की और हमने कितनी तरक्की करी। हमने तो एब्सोल्यूट टर्म्स में 47 के मुकाबले में बहुत तरक्की की है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 32 से 68.5 हो गई, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 161 से 40 हो गया, शायद उससे भी कम हो गया। परसेंटेज ऑफ एक्सट्रीम पुअर 50% से हमारे यहाँ 21% हो गया। डेथ रेट भी, हाँ लिख लीजिए, डेथ रेट जो था वो 25.5% था 47 में, यानी कि 1/4 लोग मर जाते थे हर साल हमारे मुल्क में। 25.5% इज ह्यूज। अब सिर्फ 7% है, और शायद इससे भी कुछ कम हो गया होगा आज तक। चलिए 2 फिगर्स और नोट कर लीजिए। फूड प्रोडक्शन, अभी बात हो रही थी ना फूड प्रोडक्शन की, आज हमारा कुछ 285 या 290 मिलियन टन है। और आजादी के वक्त था 47 में था 52 मिलियन टन। In 1947, fruit production was roughly 52 million tons. Today it is 285 या 290 million tons के करीब है। जीडीपी, अगर लाख करोड़ में, रुपीस में अगर जीडीपी नापा जाए, तो आजादी के वक्त हमारा जीडीपी जो था वो पूरे मुल्क की सकल उत्पाद, पूरे मुल्क की आमदनी 2.79 लाख करोड़, 2.799 लाख करोड़, लगभग 2.25 लाख करोड़ मान लीजिए, ठीक है, लगभग 2.25 लाख करोड़, 2.79 लाख करोड़, 2.79 lakh crores was the size of India's GDP in 1947. Today it is, ये फिगर 2020 की है, ये फिगर जो है वो 2020 की है 204 लाख करोड़, 204 लाख करोड़। पहले तो 3 लाख करोड़ से भी कम थी, 3 लाख करोड़ से भी कम थी 47 में हमारी जीडीपी। आज 204 लाख करोड़ है। कितना गुना बढ़ गई? बहुत ज्यादा, 66-67 गुना हमारा जीडीपी बढ़ गया। तो एब्सोल्यूट टर्म्स में तो हमारे ये अचीवमेंट बहुत ही रिमार्केबल है। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करिए हमारा उन कंट्रीज से जो कि 47 के आसपास ही आजाद हुए, जैसे चाइना, जैसे थाईलैंड, जैसे फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, वो उसी 47 के आसपास ये सारे मुल्क आजाद हुए हैं। उन्होंने कितनी तरक्की की, और उससे कंपैरिजन कीजिए तो फिर शर्म आ जाएंगे हम एज इंडियंस कि उन्होंने हमसे कहीं ज्यादा तरक्की की है और हमने इतनी अच्छी तरक्की नहीं की है जितनी उन्होंने करी है। आई थिंक विद दीज फ्यू वर्ड्स आई क्लोज, बट आई थिंक वी नीड सीरियस इंट्रोस्पेक्शन अबाउट दिस कि पिछला कितना आप लोग याद कर रहे हैं, जो आर्टिकल्स हम भेज रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो मीनिंगफुल डिबेट नहीं हो सकेगा अगर आप पढ़ के नहीं आएंगे। यही होगा, देखिए कि 4 टॉपिक मुझे करना थे, मैं 3 ही कर पाया, because I had to move very, very slow. I had to assume that nobody has read anything. And you don't even remember what I teach you in one class. So if there is any deficiency in my style of teaching, please tell me. I will listen to it with an open mind. I am not somebody who will discourage you. Not by any means. I'll give you huge respect if you tell me how I can improve. You never tell me how to improve. But then there's something, there's some problem somewhere else. We need to find out what that problem is. I hope you will think about this and we can find a solution to this problem. With those few words, I say thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.